दोस्तों, चंद लम्हों में हम लाइव हुआ चाहते हैं। बड़ी बर्फबारी हुई है यहाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम साथ खैरियत के हो जाएगा। और चलिए साहब, हम लाइव हो गए। रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की खामोश मगर पुरसुकून सुबह, 4 रोज कबल से बर्फबारी, ऐसी बर्फबारी 60 cm हिस्टोरिक, उसका खुमार अभी तक बाकी है। कोई 1966 के बाद ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, इतनी बर्फबारी पड़ी है। और जिंदगी मगर रुकी नहीं है, आज भी -10 की सर्दी है और फील्स लाइक -16, मगर जिंदगी हमारी रवां दवा है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर सहाफी मोहम्मद वजीउद्दीन भाई अलीग से हुआ चाहती है। आजकल उनकी किताब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन मुस्लिम, इसका खूब चर्चा है। आज हम इस पर खूब से खूब तर बातें करेंगे। मोहम्मद वजीउद्दीन भाई अलीग हैं, मेरे जूनियर हैं, मगर सेहत और सहाफत में मुझसे सीनियर हैं। आइए मजाज को याद करते हुए वजी भाई का इस्तकबाल किया जाए कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा। वेलकम टू आवारगी विद दानिश मोहतरम मोहम्मद वजीउद्दीन साहिब, आदाब। कैसे मिजाज हैं आप? जी जी, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे ये मौका दिया। और इतना पॉपुलर चैनल है माशाल्लाह, इसके देखने वाले पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं कुछ दिनों से इसको देखता रहा है प्रोग्राम को, और बड़ा ही मकबूल और बहुत ही मशहूर आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह। मुझे मेरी खुशकिस्मती है और मैं बड़ा ही अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि ये मौका दिया आपने। और ये मौका बड़ा ही अच्छा है, चूंकि मेरी किताब आई और मेरी पहली किताब अलीगढ़ पे, तो इस लिहाज से भी और एक अलीग भाई होने के नाते भी जो है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जाहिर से जैसा आपने कहा कि मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ ज़रूर, और माशाल्लाह आप दानिशमंद हैं, दानिश भी है, सरापा दानिश है। तो इस लिहाज से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी बातचीत होगी लोग पसंद करेंगे। और मैं मुंतज़िर हूँ कि इसको कैसे और जो है आप शुरू करें, और फिर जो है जहाँ तक हो सकता है हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो उसको पसंद करें। अच्छा साहब, ये 1 सेकंड मैं ले रहा हूँ। इसे लाइव जो किया था, तो अब जा करके ये पब्लिक हुआ है। कुछ लोगों को फौरन वो आ गया कि साहब ये लाइव तो कर दिया आपने, मगर पब्लिक नहीं, मगर ये अब सारे लोग देख सकते हैं सारी दुनिया में। तो हुजूर वाला, इससे पहले कि गुफ्त व शुनीद का सिलसिला शुरू किया जाए, आपकी मोहब्बत है, आप बड़े किताब भी आपने बहुत ही प्यार से, बहुत मोहब्बत से लिखा, इसमें बड़ी अच्छी बातें होंगी आज। सबसे इससे पहले हम कुछ तस्वीरें आपकी शेयर करना चाहते हैं, तो दोस्तों को वो तस्वीरें साथ साथ दिखा दें कि इतने में और लोग भी हमारे साथ आ जाएं। तो जनाब ये मतलब ये तस्वीरें हमने शुरू कर दी, बताते जाएं कि साहब ये ये मैं जो है दिल्ली में साइन कर रहा हूँ एक बुक शॉप में। अच्छा। और जब वो वहाँ पहुंचा था, दिल्ली में लॉन्च हुई थी 18 दिसंबर को। उसके बाद जो है कुछ शॉप्स जो खान मार्केट में बड़े पॉपुलर है, बारी सन्स है, फकीर चंद है, तो उसमें मैं गया था और वहीं जो है साइन कर रहा हूँ।
ये तस्वीर वहीं की है। ये और सब ये जो है बॉम्बे प्रेस क्लब में किताब पे एक डिस्कशन था, और मेरे जो उधर से देखे जो लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं गुरबीर सिंह है, बॉम्बे प्रेस क्लब के चेयरमैन है, उनके साथ जो है इंटरेक्शन चल रहा है मेरी किताब के ऊपर। और ये मैं दिल्ली में ही जो है जो इनॉग्रेशन हुई थी मेरी किताब का जो फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वहां मैं बोल रहा हूँ। और ये उसी फंक्शन का है, जमीउद्दीन शाह है, सैयदा सैयदन हमीद हैं, और सलमान खुर्शीद हैं, अदीब साहब हैं, और प्रोफेसर अख्तरुल वासे हैं। इन लोगों ने मिलकर मेरी किताब का इजरा किया था। ये उसी वक्त की तस्वीर है। और ये कलकत्ता की तस्वीर है जो मिली एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, मिली अलमीन कॉलेज में। वहां जो है ये इनॉग्रेशन हुआ था। ये उसी वक्त की तस्वीर है। और ये मेरे दोस्त हैं संजय अमान, जो हिंदी के राइटर हैं, पोएट हैं, और इनको जब किताब मिली तो इन्होंने जो है शेयर किया तस्वीर अपने फेसबुक पर भी। और फिर ये कि ये जो है इन्होंने बताया कि मैं भी किताब पढ़ रहा हूँ या लोगों से, हालांकि हिंदी के राइटर है और पोएट भी है संजय अमान। और विवेक शुक्ला है, ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है अंग्रेजी के हिंदी में, और हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत दिन तक रहे, और आजकल वो नवभारत टाइम्स में इनका कॉलम आता है और दूसरी जगह भी लिखते हैं। तो इनका जो है इनके साथ जो है वो तस्वीर हमारी इस्लाम जिमखाना में, बॉम्बे में आए थे, जो मशहूर इदारा इस्लाम जिमखाना, वहीं पर की तस्वीर है। और ये तो मेरी किताब का है कि जो लोग बाहर हैं वो उनके लिए है, खास के आप लोग जो हिंदुस्तान से बाहर हैं, वो जो खरीदना चाहे किताब, तो ये एडिशन इंटरनेशनल एडिशन है जो $1 में अवेलेबल है। और इंडिया में अमेजोन पे होता है, तो वो अमेजोन पे ये भी है, तो अमेजोन पे यहाँ रुपीज में होगा, और जो बाहर है इंटरनेशनल एडिशन के लिए वो $1 में मौजूद है। नीचे ये भी लिखा ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, इसका मतलब है नहीं, जो वो डालते रहते हैं, वो तो ऐसे ही है, वो जब वो खत्म हो जाता है फिर डाल लेते हैं, स्टॉक में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, वो तो मिलता साहब रहेगा। जब बात होती है अलीगढ़ की, तो तराना भी जरूरी है, ये भी सुन लिया जाए। जी जी जी। अब इसको करो, इसको
मेरे फेसबुक पर लाइव देखो प्रोग्राम चल रहा है कनाडा से, मेरे फेसबुक पर लाइव पे। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मजा आ गया। साहब हमने कहा कि कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर ली जाएं। साहब हम आपको ये बताते चलें कि काफ़ी आपके चाहने वाले जमा हो गए हमारे साये दीवार पे। तो दिल्ली से गुलरूख खान साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको आदाब कह रही हैं और फूलों की आदाब। गुलदस्ता लाई हैं आपके लिए। शाहिद अख्तर साहब, डॉक्टर शाहिद अख्तर सीनियर अलीग हैं और गुड़गांव से देख रहे हैं और इत्तेफाक से हमारे बहनोई भी हैं, दोस्त भी हैं, माशाल्लाह आपको आदाब कह रहे माशाल्लाह। हैं जी। और जुबैर शादाब भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों सीनियर्स को देखकर खुशी हो रही है, अलीगढ़ जिंदाबाद। समझे साहब, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। नियाज जयराजपुरी भाई आजमगढ़ से हाँ देख रहे हैं, जी सीनियर जी, अली मेरे हैं। सीनियर है। और जी जावेद भाई, नियाज साहब जो आरएम हॉल में हमसे जी सीनियर थे, जब वो शायरी कर रहे थे माशाल्लाह, उस वक्त से जो है मेरे बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, मेरे बड़े अच्छे सीनियर नियाज भाई हैं। भाई, हाँ मेरे भी बहुत, मेरे करम फरमाओं में हैं, बहुत अच्छे दोस्तों में हैं। मोहम्मद उसामा देख रहे हैं बिहार से, अल्लाह सलामत रखे, आपको दुआएं दे रहे हैं। प्रोफेसर सालिया रशीद साहिबा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पर्शियन अरबिक की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और आपको सलाम कह रही हैं। और जनाब कोलकाता से तबस्सुम सिद्दीका साहिबा आदाब कह रही हैं। और असद फैसल फारूकी भाई आपको सलाम कह रहे हैं अलीगढ़ से। जी गुलरू खान बता रही है मेक्स माय हार्ट बीट फास्टर, यानी तराना सुन करके सब जोश में आ गए। शाहबुद्दीन साहब आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। गुल वालेकुम खान सलाम। जयपुर से देख रही हैं और आपको अस्सलाम कह रही हैं। कशफुद्दुजा साहब कह रहे हैं बिहार से, रिसर्च स्कॉलर हैं, देख रहे हैं आप दोनों साहिबान की खिदमत है, आदाब। बिट्टो सिंह हमारे दोस्त हैं, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और वेलकम सर। तो जैसे जैसे दोस्त हजरात ज्वाइन करते जाएंगे हम उनके मैसेजेस भी आपके लिए ले लेंगे। तो हुजूर बातचीत एक बड़ी बहुत ही फॉर्मूला सवाल सारे मेहमानों के लिए होता है कि ये जो कोविड-19 है, बला वबा गिला जो भी है, 19 से 22 हो गया, तो आपके लिए जहमत है या रहमत, कैसा तजुर्बा रहा आपका? देखिए, सच बात तो ये है कि जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग जो इस कोविड के शिकार हुए, उसमें कई हमारे दोस्त, आपके दोस्त, जानने वाले, करीबी रिश्तेदार और बहुत करीबी दोस्त, उसमें अलीग भी कई जो है वो चले गए, उसका दुख है। तो एक जहमत भी थी। और जो फर्स्ट वेव आया था उसमें मैं भी बीमार पड़ा था, मैं भी जद में आया था, लेकिन अल्लाह का करम है कि एक हफ्ता जो है वो हॉस्पिटल में रहने के बाद फिर मैं ठीक होकर के आ गया। लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि एक रहमत के तौर पे भी आई वो कोविड, इसलिए कि हुआ ये कि आप अगर बॉम्बे को जानते हैं तो बॉम्बे में जो सफर करना बड़ा दुश्वार है अगर आप सब हाउस में रहते, दूर में रहते हैं। तो मेरा जो दफ्तर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया, वो बॉम्बे का जो साउथ बॉम्बे है उसका हिस्सा है, वीटी स्टेशन के सामने। और मैं रहता हूँ मीरा रोड में, जो कि सब हाउस में, वेस्टर्न सब हाउस में दूर है, बहुत अच्छा खासा दूर है। तो रोज मुझे 2 घंटा जाने और 2 घंटा आने में फास्ट ट्रेन से लगता था, यानी कि 4 घंटा। तो इस कोविड से ये हुआ कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, जो अब तक चल रहा है, उसमें मेरा 4 घंटा बच गया। और 4 घंटा बचने की वजह से बहुत तरह का कि जिस्मानी सुकून, एक ज़हनी सुकून कि भाई ऑफिस नहीं जाना है, घर से ही काम करना है, तो अच्छा खासा वक्त था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो वक्त बचा उसको इस्तेमाल किया इस किताब के लिखने में, सच बात तो ये है। तो मैं तो वाह, कहूँगा कि मेरे लिए जो है एक रहमत ही बनी, कि एक मौका, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी मेरे लिए। तो वाह, उसमें जो है मैंने ये काम कर लिया, ये काम हो गया मेरा।
ठीक। सब मोहम्मद कुतुबुद्दीन भाई सलाम कह रहे हैं, डॉक्टर जी जी कुतुबुद्दीन फ्रॉम मेरे जेएनयू। मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, जेएनयू में प्रोफेसर है ये, जेएनयू में माशाल्लाह प्रोफेसर। माशाल्लाह। जी मेरे छोटे भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया कुतुबुद्दीन भाई, आप तशरीफ लाए। अर्शिया किताब घर, किताब नगर इंडिया, हमारे दोस्त इजहार भाई हैं और वो आदाब कह रहे हैं। और जी जनाब संतोष बकाया हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बड़ी शायरा हैं इंग्लिश की, वो आदाब कह रही हैं। और कुतुबुद्दीन भाई कह रहे हैं माय बेस्ट विशेस फॉर वजी भाई एंड यू सर फ्रॉम डॉक्टर कुतुबुद्दीन। बहुत बहुत शुक्रिया। और बातें हम करते रहेंगे और मैसेजेस भी लेते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम बहुत ही नॉस्टैल्जिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हम बहुत ही गौर से सुनेंगे और सुनाएंगे। सवालात थोड़े से कम करें क्योंकि मेरे पास बहुत सवाल हैं। और अक्सर हुजूर आप बड़े संजीदा नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो अक्सर संजीदा और बुर्दबार किस्म के जो लोग होते हैं उनका बचपन कदरे शरीर होता है। आपका कैसा था और कहाँ था? देखिए, सच बात यह है कि मुझे पता नहीं कि बचपन में कितना शरीर था या शरीफ था, लेकिन यह है कि बचपन बड़ा खुशगवार गुजरा। और इस मामले में कि एक ज्वाइंट फैमिली थी। मेरे अब्बा हजूर जो है अब नहीं रहे, और वो स्कूल के टीचर थे, हाई स्कूल के टीचर थे। मेरे दादा जो है वो खुद मौलवी थे, और वो सरकारी नौकरी मुलाजिम वो 1930s में किया था, अंग्रेज के वक्त में। तो सच बात तो यह है कि बिहार का एक गांव जो बड़ा ही सुदूर, और वो कहा जाए कि उस जमाने के लिहाज से बड़ा पिछड़ा एरिया था, दरभंगा जिला का। लेकिन अब तो खैर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ तरक्की भी हो चुकी है, रास्ते, बिजली और सड़क और सब कुछ है। लेकिन यह है कि उस जमाने में बड़ा बैकवर्ड था। लेकिन कभी उस चीज को हम लोगों ने वो मेरे रास्ते में जो है कोई ऐसा कहा जाए कि बहुत बड़ा जो है कोई अड़चन, कोई ऐसा रोड़ा नहीं हुआ। और चूंकि पढ़ने पढ़ाने का माहौल था, और अब्बा खुद टीचर थे, तो जाहिर सी बात है पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं था। और आजकल के जमाने के हिसाब से जो डिस्ट्रैक्शंस है, जो हमारे आपके बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट और फला ढकाना, ये सब चीज अवेलेबल था नहीं। तो सिवाय पढ़ने का और कुछ जो जिस्मानी खेल होता है, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब जो खेलने के अलावा जो है कबड्डी, उसके अलावा कुछ था नहीं करने को। चूंकि मेरे वालिद टीचर थे, माशाल्लाह बड़े बाशऊर थे, और उस इलाके में बड़े ही उनकी इज्जत थी, और लोग जो है बहुत उनको इज्जत करते थे। तो उनका सारा फोकस जो है, जो वक्त बचता था, वो बच्चों के पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते थे। तो इसलिए जो है वो बचपन में मुझे याद है कि जब हम स्कूल से लौटते थे, तो बिला नागा जो है वो लालटेन, क्योंकि बिजली नहीं थी, तो लालटेन जला करके, और दरवाजे पर, जो गांव में ऐसा होता है कि घर रहने का अलग होता है कमरा, और जो मेहमानों के लिए मेहमान खाना अलग होता है, जिसको दरवाजा बोलते हैं। तो दरवाजे पर, अगर गर्मी का दिन है तो बाहर जो है वो हम लोग बैठते थे, और वो चौकी पे, उसको कहा जाए कि वहाँ लालटेन है, चारों तरफ से हम सब भाई और जितने कजन से सब बैठे हुए हैं, और वालिद साहब जो अलग से कुर्सी लेके बैठे हुए हैं, वो पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ वो गाइड कर रहे हैं। और वो शाम से लेकर के इशा के वक्त तक, जब तक अजान नहीं हो जाती थी, वो उठ नहीं जाते थे, तब तक वो बैठे रहते थे। मकसद उनका ये होता था कि मैं रहूंगा तो बच्चे जो है वो पढ़ते रहेंगे, बच्चे जो है वो पढ़ते रहेंगे। और इस लिहाज से फिर ये था कि चूंकि सबसे अच्छी बात ये थी कि चूंकि वालिद साहब भी पढ़े, दादा भी पढ़े लिखे, मेरे घर में जो है वो इल्म का भी अच्छा खासा माहौल था। तो बहुत कुछ जो है पढ़ने का शौक पैदा हो गया बचपन से ही, और खास करके उर्दू जो पढ़ने का शौक पैदा हुआ, क्योंकि उर्दू हमारे घर में थी। और मेरी अम्मा मरहुमा अगर थोड़ी बहुत कुछ पढ़ती थी तो उर्दू कुरान शरीफ पढ़ती थी, तो ये उनकी जुबान थी। तो जाहिर सी बात है उर्दू जो है हमें अपने आप विरसे में मिल गई, तो अलग से हमको कोशिश नहीं करनी पड़ी पढ़ने के लिए, वो सब्जेक्ट का हिस्सा भी बन गई उर्दू, जो हम बाद में स्कूल में भी पढ़े, कॉलेज में भी पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े। लेकिन यह है कि वो माहौल रहा हमारा, और इस लिहाज से जो है बड़ा ही खुशगवार था। मैं कहूँगा कि बचपन जो है हमारा बड़ा इत्मीनान बख्श था। और हम ज्वाइंट फैमिली में थे, तो सब लोग चचा भी हैं, सब है, तो कभी कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अकेलापन है, ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। आपके मुंबई से हजरत फारूक सैयद साहब आपको सलाम कह रहे हैं, जी जी मेरे अच्छे दोस्त है। जी आदाब, जी मुबारकबाद कह रहे हैं। फारूक सैयद साहब गुलबूटे जी बच्चों का मैगजीन है, वो निकालते हैं, दोस्तों को मालूम हो। और शुक्रिया फारूक भाई।
और इम्तियाज सरमद भाई आपको सलाम कह रहे हैं। और जनाब तो बातें हम करते रहेंगे और ये मैसेजेस भी लेते रहेंगे। और अलीगढ़ आप खुद गए थे या वालिद साहब ने भेजा था? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सवाल है। असल में हुआ ये कि जब मैं मैट्रिक का एग्जाम हुआ और रिजल्ट निकला, तो चूंकि मेरे मार्क्स बड़े अच्छे थे माशाल्लाह, और स्कूल में मैंने टॉप किया था 10th क्लास में, मुझे याद आता है। तो वहाँ ये हुआ कि भाई इसको कहाँ भेजा जाए। चूंकि मेरे वालिद साहब मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो कई जगह ऑप्शन हुआ। हर वालिद दरभंगा साहब का, बनाना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो ये होता है कि वहाँ ये था कि वहाँ का जो सीएम साइंस कॉलेज है, सबसे अच्छा कॉलेज मिथिला यूनिवर्सिटी का, दरभंगा का, उसमें भी एडमिशन के लिए फॉर्म भरा गया। वहाँ भी मेरा नाम आ चुका था। पटना साइंस कॉलेज में मेरा नाम आ चुका था। यानी जितने लीडिंग कॉलेज थे। और लास्ट में एक जो मेरे बड़े भाई, वो जाके अलीगढ़ में भी जाके फॉर्म भर दिया था। लेकिन वहां भी लोगों ने कहा कि चूंकि इसके मार्क्स इतने ज्यादा हैं, उस जमाने में मार्क्स भी होते थे, तो पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आसानी से इसको एडमिशन हो जाएगा। और वही हुआ, इंटीमेशन आया। तो मशवरा किया गया खानदान में। चूंकि मैं खानदान का पहला लड़का था जो दरभंगा शहर छोड़ के बाहर जा रहा था पढ़ने के लिए। मेरे ओहो। बड़े भाई या अब्बा, वो सब लोगों ने दरभंगा, मधुबनी, उसी अतराफ में उन्होंने तालीम हासिल की थी। तो मैं पहला लड़का था जो कोई बाहर जा रहा था। तो बड़ी उमंग और बड़ी उम्मीदें थी, वाबस्ता थी। और मेरे वालिद तो समझते थे कि बस फर्स्ट टाइम में ये मेडिकल में आएगा, डॉक्टर बनी के लौटेगा वहां से। वो ऐसा हुआ नहीं। और तो ये इमाम वहां, जामिल माना गया था या नहीं? नहीं, वो बहुत सारी दुआएं दी थी। और यहाँ पे बताता चलूं कि मेरे दादा मरहूम जो है, वो उनके अंदर ऐसी कुछ बात थी कि कुछ लोग जो है दुआ ताबीज वगैरह भी इस जमाने में कराते थे। चूंकि वो मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, और उनसे ओह, उन्होंने तालीम हासिल की थी मुंगेर में जाकर के। तो उन्होंने कुछ सीखा भी था, लोगों ने उनको सिखाया था कुरान की आयत वगैरह। तो बड़ा था। तो मेरे दादा जो है, हमेशा हम लोग जब घर से बाहर जाते थे, तो वो दम कर दिया करते थे सर पे, दुआएं देते थे असल में। तो वो सब लेके गया था। लेकिन अलीगढ़ जाने के बाद ये हुआ कि 2-4-6 महीने तो खूब अच्छे से पढ़ा मैंने, खूब मेहनत किया कि चलो साइंस पढ़ना है और कर रहा है। लेकिन वहां जाने के बाद जो है, मेरा मिजाज जो है वो थोड़ा सा बदला। और बदला इस सेंस में कि, एक मिनट जरा ये फोन को मैं ये कर देता हूँ क्योंकि बार बार, हाँ, तो मैं ये कर रहा हूँ कि वो मिजाज इसलिए बदला कि वहां जाने के बाद मैंने महसूस किया कि यार ये साइंस का सब्जेक्ट है, खास के डॉक्टर बनने का जो ख्वाब है ना, ये लगता है कि ये या तो मेरे बस का नहीं है, या मैं इसके लिए बना नहीं हूँ। चूंकि ये हुआ कि अलीगढ़ में जाने के बाद जो है, वो दुनिया थोड़ी सी मेरी दूसरे अंदाज से मैंने देखने लगा। ये अलीगढ़ का करिश्मा कहिए, अलीगढ़ की देन कहिए, उन्हीं की मोहब्बत कहिए, या वहाँ जो कुछ माहौल मिला कैंपस में। तो मैंने कहा कि ये डॉक्टर वगैरह जो है, ये थोड़ी सी छोटी चीज लग रही है। या फिर ये कि मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, मुझे कुछ और दूसरी चीज करना है। और फिर मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मेरा दिल नहीं लगता है, मुझे जो है आर्ट्स में एडमिशन लेना है, यानी मुझे स्ट्रीम चेंज करना है 1 साल ड्रॉप करने के बाद। तो उन्होंने कहा क्या करोगे? तो मैंने कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो कहा कि क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे आईएएस अच्छा लगता है, उसका रुतबा रहेगा, फला रहेगा, ठिकाना रहेगा, मुझे अच्छा लगता है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। लेकिन मैं वालिद साहब माने नहीं, और वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो दूर की कौड़ी है, वो बहुत लंबा मामला है, ख्वाब है, पहले ये डॉक्टर बन जाओ। फिर ऐसा हुआ कि साहब वो मामला जमा नहीं, और मैं साइंस में ज्यादा दिन चल नहीं सका। और ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से मैं 3 साल ही रहा वहाँ, 85 से 88 तक ही रहा, सिर्फ 3 साल रहा। उसके बाद तो फिर मेरे वालिद ने कहा कि रिजल्ट भी मेरे अच्छे नहीं आए, क्योंकि मेरा दिल लगता नहीं थे। मौलाना आजाद लाइब्रेरी में बैठ करके सारी दुनिया भर के अखबार, मैगजीन, अंग्रेजी के, क्योंकि अंग्रेजी आती नहीं थी, हम हिंदी मीडियम से आए थे, तो हम जो वहाँ पढ़ते थे खुशवंत सिंह को, एमजे अकबर को, सलमान रुश्दी को, और इन सब चीजों की किताबें पढ़ रहा हूँ, मैगजीन पढ़ रहा हूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ, और अंग्रेजी को मजबूत कर रहा हूँ। उसी के पीछे मैं दिन रात लग गया। इस चक्कर में हुआ ये कि मेरे जो अटेंडेंस शॉर्ट होने लगे। मैं क्लास में, क्योंकि दिल नहीं लगता था, तो फिजिक्स का लैब छोड़ करके और बायोलॉजी की क्लासेस छोड़ के मैं मौलाना आजाद लाइब्रेरी में बैठा हुआ रहता था। तो फिर ये हुआ कि 2-3 साल के बाद फिर मेरे वालिद आए, और वो ले गए, कहा कि चलो अब तुमको आर्ट्स में ही करना है, तो फिर पटना में चलते हैं। फिर पटना में जाके मेरे बाज़ाब्ते मैंने हिस्ट्री से बीए किया। और वहीं जाके फिर जो है पढ़ने का चस्का एक अच्छा असर लग गया कि वहाँ जो है खुदाबख्श लाइब्रेरी, आप जानते हैं, बहुत ही मशहूर मारूफ लाइब्रेरी है, और वहाँ उसका मेंबर बन गया मैं वहाँ। और डॉक्टर आबिद रजा बेदार साहब उसके डायरेक्टर थे। वो जमाना जो था डॉक्टर आबिद रजा बेदार का, वो बहुत ही अच्छा जमाना था मेरे लिए भी, कि हर रोज कुछ ना कुछ जो है वहाँ सेमिनार बर्पा हो रहा है,
कोई बड़े बड़े स्कॉलर्स आ रहे हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, और उसमें मैं नौजवान लड़का बीए का तालिब इल्म वहां घुस जाता हूँ और वहां जाके अपनी बातें करना शुरू करना, ये सब चलता रहा। तो ये रहा कि बड़ा ही अच्छा जो है, एक तरह से कहा जाए कि अलीगढ़ से निकलने के बाद तो मायूसी हुई थी, उस वक्त बड़ा दुख था, लेकिन फिर वहां जाने के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई मेरे अंदर। कोलकाता से अजरा मनाज साहिबा फिक्शन राइटर हैं, आपको खुशामदीद कह रही हैं, आदाब कह रही। और मंजर जमील भाई आपके भी दोस्त हैं, हमारे बड़े जी जी अच्छे जी करीबी दोस्तों में हैं। और मंजर जी जमील भाई सोशल एक्टिविस्ट हैं, वेलकम डियर कह रहे हैं आपको। राबिया खान साहिबा फरमा रही हैं, नाइस टू हियर इंटेलिजेंस फ्रॉम होम टाउन बिहार। ओह वेरी आप गुड। बिहार जिंदाबाद। राबिया खान साहिबा कहाँ से बोल रही हैं ये मुझे नहीं पता, होम टाउन मगर तो दरभंगा उन्होंने कहा, शायद हो सकता है दरभंगा से होंगे। अच्छा अच्छा। तो हम्म, और कुछ दोस्त जो हैं, मूसा रजा आपको सलाम कह रहे हैं। हाँ हाँ और देखिए हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे करम फरमा और दोस्त हजरत सैफ महमूद साहब तशरीफ लाए। जी 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 जी, मेरे अच्छे enjoyed दोस्त हैं। your interesting book, फरमा रहे हैं कि जी enjoyed reading your interesting book। एक सेकंड कहाँ चले गए? वजीदीन साहब अकबर इलाहाबादी याद आ गए हम्म, साहब कि खुदा अलीगढ़ की मदरसे को तमाम इमराज से शफा दे, भरे हुए हैं रईस जादे, अमीर जादे, शरीफ जादे। संजू साहब। अच्छा तो ये जनाब कुतुबुद्दीन साहब फरमा रहे, माय ब्रदर इज रोल मॉडल फॉर न्यू जनरेशन इन जंपिंग ऑल द हर्डल्स एंड अचीविंग हिज गोल। बिल्कुल। और हमारे माशाल्लाह। दोस्त मोहम्मद सालिहीन मज़ाह लिखते हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, आपको अदब कह रहे हैं। जी तो जी काफी चहल पहल है माशाल्लाह। जी समझे हज़ार। तो अखबार से हुजूर इश्क कब हुआ और कैसे हुआ, यानी सहाफत कैसे? जी जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जायद भाई। ऐसा हुआ कि जैसा मैंने कहा कि अंग्रेजी की शुद्ध तो अलीगढ़ में आगे थी। अब जब मैं पटना पहुंचा, पटना में जब पढ़ रहा था, तो वहां मुझे ये लगा कि भाई कुछ लिखा जाए। थोड़ी बहुत समझ में आ गई थी, अंग्रेजी समझ में आ जाती थी। तो मैंने कहा कि लिख कैसे शुरुआत करें, लिखूं तो कहाँ लिख, कौन सा प्लेटफॉर्म अपनाऊं। तो चूंकि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था, वहाँ रेगुलर पढ़ता था, तो वहां देखा कि लेटेस्ट टू द एडिटर जो कॉलम आता है, लेटेस्ट तो रीडर्स के ही है। हम्म, तो मैंने कहा भाई जब वो रीडर हो सकता है और लोगों के छप रहे हैं, तो मैं भी रीडर हूँ, मैं लिख के देखता हूँ। तो 1 लेटर लिखा, 2 लेटर लिखा, वो बाई पोस्ट भेजता था, छपा नहीं। फिर मैंने क्या किया कि एक रोज जो है, वो साइकिल से फ्रेजर रोड पटना में टाइम्स ऑफ इंडिया की ऑफिस है, वहां मैं चला गया। और उस जमाने में कोई ज्यादा रोक टोक होता नहीं था, किसी भी दफ्तर में आप जा सकते हैं। चूंकि 90s का जमाना था, उस वक्त में कोई ज्यादा पाबंदी नहीं था। अब तो बहुत पाबंदी हो गई है, अब पूछना पड़ेगा कहाँ जा रहे हैं, फिर उनको बुलाइए, ये वो मामला है, बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी रीजन से, वैसा था नहीं पहले। तो मैंने पूछ के चला गया वो, और वहां जाके पूछा कि साहब कौन साहब लेटर्स देखते हैं। तो कहा कि ये साहब बैठे हुए हैं उधर, देखिए। अब मैं जब गया तो पहली बार किसी अखबार के दफ्तर का जाके सीन देखा। आपको याद होगा कि उस जमाने में टाइपराइटर हुआ करते थे, कंप्यूटर तो थे नहीं, खिटपिट चल रहा है। और उसके बाद वो लेटर पेपर्स पे जो है छप के आता, मतलब टाइप होके आता था। तो लोग जो है पेन से देखा करते थे ना, करेक्शन क्या करते थे। तो मैंने देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो टेबल पर सारा पेपर बिखरा हुआ है और लिख रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि मैं लेटेस्ट लिखा मैंने, और मेरे लेटेस्ट छपते नहीं है, मैं तालिब इल्म हूँ, फला फला कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ लिख के लाए हो? मैंने कहा हाँ, मैंने टाइप किया हुआ था, एक लेटर दिया। अच्छा ठीक है, उसको देखा। उन्होंने कहा कि तुम गलती ये करते हो, तुम अपना एड्रेस नहीं लिखते हो, फुल एड्रेस लिखा करो, तभी हम लेटर छापते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहा ठीक है, अभी लिख दो। मैंने लिख दिया, वो लिख लिया। अब मैं साहब इंतजार कर रहा हूँ, 1 रात, 2 रात, 3 रात, और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही कि मेरा लेटर छपता है कि नहीं छपता है। फिर ये हुआ कि 3-4 दिन के बाद जो लेटर छपा, और जब लेटर छपा तो उसकी सूरत बदली हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां मैंने की थी। वो सबको उन्होंने करेक्शन किया और एक हेडलाइन दे करके लेटर को छापा। वो लेटर का छपना जो है वो एक ट्रिगर हो गया। उसके बाद ऐसा सिलसिला चला कि पटना में और गया तक ये बात फैल गई कि ये लड़का कौन है, कौन आदमी है जो हफ्ते में इसके 3-3 लेटर्स छपते हैं। यानी अलग अलग कॉलम्स आते थे, और एडिटर उत्तम सेन गुप्ता थे। उनका ये तरीका था कि चूंकि उनको ज्यादा से ज्यादा रीडर्स को जोड़ना था, तो अलग अलग कॉलम उन्होंने बना रखे थे लेटर्स के लिए, यानी रीडर्स रिस्पॉन्स, संडे का मेल अलग और दूसरे कॉलम्स अलग, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो।
मैं तमाम कॉलम्स के लिए लेटर्स लिखता था, जहां जहां जिस फॉरम पे आता था सब पे लिखता था। तो इस चक्कर में ये होता था कि हफ्ते में मेरे 3-3 लेटर्स आते थे। और फिर ये हुआ, चूंकि मैं सीरियसली न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो मैं जो है वो एक दूसरा कॉन्ट्रेरियन व्यू लेता था। अब मुझे पता चलता है कि मेरे लेटर्स क्यों छपते थे। उसकी वजह ये होती थी कि जो एडिटोरियल ओपिनियन होता था उसके खिलाफ में चलता था, या जो राइटर लिखता है, मैं एक काउंटर व्यू लेता था, आर्गुमेंट करता था और अटैक करता था उसी अंदाज में। तो उसको, एडिटर को अच्छा लगता था, वो मेरे लेटर्स को अक्सर बॉक्स पे छापते थे। तो हुआ ये, जो आपने कहा सहाफत का, तो पहला कीड़ा तो वहां लगा। उसके बाद जो लड़के आईएएस की तैयारी कर रहे थे, मेरे कई दोस्त जो खुदाबख्श लाइब्रेरी में हम लोग साथ बैठते थे, पढ़ते थे, तो उसको ये पता चला कि ये भी सोच रहा है या इसके वालिद सोच रहे हैं, लेकिन ये इसका दिल लगता नहीं है शायद। तो उसने एक किनारे होकर चाय पी रहे थे बाहर, और खुदाबख्श लाइब्रेरी के बाहर जो है वो चाय की छोटी मोटी दुकान है, अभी भी होगी। तो वहां जो पी रहे थे, तो उसमें एक लड़के ने कहा कि देखो, तुम जो है ना ये आईएएस वाईएएस के चक्कर छोड़ो, तुम्हारे अंदर मैं जर्नलिस्ट देखता हूँ आज से 10-20 साल के बाद। यू हैव अ नैक फॉर राइटिंग, यू गो फॉर जर्नलिज्म। तुम जर्नलिज्म में बहुत अच्छा करोगे, ये आईएएस वगैरह हम लोग के लिए छोड़ दो, यहाँ तुम जाओगे तो दुखी रहोगे, क्योंकि तुम बेसिकली, तुम्हारा स्पिरिट जो वो रेबेल है। रेबेल आदमी जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं बन सकता है। यू आर एंटी एस्टेब्लिशमेंट। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छा है कि वो सहाफत ही करे। उसने जो कहा, तो उसने और जो है वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ला दिया। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब यही तरीका है। फिर मैं जो है कुछ दिन के बाद दिल्ली आ गया, और वहां तो जर्नलिज्म नहीं किया, वहां तो लेटर्स तक, राइटर तक ही रहा पटना में। लेकिन जो दिल्ली में आया, तो सैयद हामिद साहब की जो मैगजीन थी नेशन द वर्ल्ड फोर्टनाइटली, जो निजामुद्दीन से निकाला करते थे, उसमें मैंने 1 साल की ट्रेनिंग की। वहां जो स्कॉलरशिप था लड़कों के लिए, जो नए नए बच्चे आते हैं उनके लिए 2000 रुपये का स्टाइपेंड देते थे महीना का, और 1 साल वो सिखाते थे। वहां हमने सीखा, और मैंने कहा कि अब यही हमारा, हम सब भूल भाल गए कि मुझे क्या बनना है। वालिद बहुत नाराज हुए, रोए धोए, बहुत कुछ किए। फिर बोले कि चलो तुम जीते मैं हारा, ये सब कहे। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है उसी में जो खुश रहो, लेकिन उसमें एक्सेल करो, जो करो अच्छा करो। ये उन्होंने कह के फिर उन्होंने दरवाजा अपना बंद कर लिया। एक तरह से कहने का मतलब कि अब मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, तुमने बहुत शब्द बाग दिखाए मुझे, अब मुझे आगे नहीं देखना, अब तुमको जो दिल करता वही करो। फिर उसके बाद जो हम 95 में बॉम्बे आ गए, और 94 to 95 वहां रहे। उसके बाद 95 में अगस्त सितंबर में मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में थोड़ा सा बहुत जबरदस्त स्ट्रगल रहा मेरा 1-2 साल का। लेकिन 97 में फिर मैं एशियन एज में ज्वाइन कर लिया, और एशियन एज से उसके बाद तो जो है फिर मैं मुड़ के कोई और चीज नहीं सोचा मैंने कि मुझे जर्नलिज्म ही करना। फिर उसके बाद बढ़ते गए, इंडियन एक्सप्रेस आए, फिर 2005 से जो है मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो ये शुरुआत हुई, और ऐसे चला मेरा मामला। सब रहमतुल्लाह तुर्कमन साहब हमारे बड़े करीबी अच्छे दोस्तों में हैं, और अर्तुरुल गाजी जैसी किताब के खालिक हैं। रहमतुल्लाह तुर्कमन साहब काबुल से आपको सलाम फरमा रहे, आपको आदाब कहना चाहते हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और नियाज राजपुरी भाई कह रहे हैं सी ब्लॉक रास मसूद हॉल के दौर के बारे में कुछ बताएं, यानी अलीगढ़ की कुछ यादें। अब अलीगढ़ की यादें, नियाज भाई ठीक कह रहे हैं कि अलीगढ़ का कोई यादगार वाकया अगर हो तो बताएं, फिर हम जी बताता हूँ मैं। बहुत अच्छा उन्होंने याद दिलाया कि हम जो है वो सी ब्लॉक में थे। और हुआ ये कि जिसके बारे में अभी मैंने हाल में लिखा भी है, जब आमिर सुबहानी साहब जो चीफ सेक्रेटरी बने अभी बिहार के, तो उस वक्त मैंने लिखा था, वो याद ताज़ा कि आपने भी शायद देखा होगा, फेसबुक पे मैंने शेयर किया था। व्हेन आमिर सुबहानी विजिटेड एएमयू, तो क्या हुआ कि मैं जो है वो 12th का स्टूडेंट था, और आमिर साहब के एक रिश्तेदार थे जो उनके होने वाले बहनोई थे, वो सी ब्लॉक में रहते थे, हम लोग सीनियर थे। तो वो आमिर साहब जैसे वो टॉप किया, और उनका जो मसूरी में ट्रेनिंग चल रहा था, तो वो आए, उनको बुलाया गया, और वो अलीगढ़ आए, और हम लोगों ने उनका फेलिसिटेशन अपने कॉमन रूम में रखा, जो आमतौर पर करते हैं। जो टॉपर थे और इतना बड़ा उन्होंने एग्जाम पास किया था, तो थोड़ा सा इंस्पायर करे, और प्रोवोस्ट साहब आए, और पूरे स्टूडेंट सब वहाँ थे। तो मैं जो है वो उस वक्त कोई मुझे जर्नलिस्ट बनने का कोई ख्वाब नहीं, कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन मैं सवाल बहुत पूछ रहा था उनसे। एक तो वहां पूछा सवाल, उनके हॉल में भी कैसे बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। उसके अलावा ये हुआ कि जब वो वहां से खत्म हो गया प्रोग्राम,
तो वो जो उनके रिश्तेदार थे अनवर भाई, जो बाद में उनके बहनोई बने, उनके कमरे पे वो आए। मैं भी पीछे पीछे आ गया और वहां बैठ गया और वहां पे मैं सवाल करने लगा। तो एक हमारे सीनियर थे, वो बार बार मुझे गौर से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि जी ये बताओ, तुम क्या अमर उजाला का रिपोर्टर है क्या? अमर उजाला जानते हैं कि वहां का अखबार है हिंदी का। तो मैं सब हंसने लगे, बोले तुम बार बार सवाल करता है, तुम क्या रिपोर्टर है? तो मैंने कहा नहीं, हंसने लगे। तो बहुत कुछ दिनों के बाद जब नेशन द वर्ल्ड में मैं चला गया और दिल्ली में, तो जामिया के पास जुलैना एरिया है, वहीं पर मैं रहता था। इत्तेफाक से वही मुलाकात हो गई उसी साहब से, मैं नाम भूल गया उनके सीनियर का। तो टकरा गए हम रास्ते में, तो सलाम करा, अरे तुम यहाँ? मैंने कहा आप? तो कहा कि मैंने कहा कि आपको पता है आपने वहां पर जो है एक पेशेंट गोई की थी मेरे बारे में? क्या? कहा कि ऐसे से याद होगा। याद तो है कि मुझे सैयद आमिर सुबहानी आए थे। तो मैंने कहा आपने उस कमरे में कहा था कि तुम क्या अमर उजाला का रिपोर्टर है? मैं रिपोर्टर तो बना, अमर उजाला का नहीं बना हूं, लेकिन मैं रिपोर्टर बन रहा हूँ। तो वो बहुत खुश हुए और बहुत खुश हुए और उसके बाद कहा कि दुआएं दी और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह तुम जो है इससे बेहतर जाओगे, अभी तुम जिस मैगजीन में हो उससे बेहतर जाओगे, उन्होंने की। तो बड़ा ही खुशगवार जो है वो जो आरब हॉल का था। एक चीज और बताना चाहता हूँ जो इस बात को बताएगा भी कि अलीगढ़ की कदरें जो है कैसे गिर रही हैं और क्या करना चाहिए। जो लोग रॉस मसूद हॉल में कम से कम रहे हैं वो नया जराजपुरी भाई बताएंगे, इस बात को इत्तेफाक करेंगे, या आपके जमाने में भी रहा होगा कि जब हम कमरे में रहते थे तो आपको पता है कि कितना सलीका से रहते थे लड़के। वो बल्कि उस जमाने में अवार्ड दिया जाता था कि जिसका कमरा सबसे अच्छा है, किसका कमरा सबसे अच्छा है, सिलेक्ट किया जाता था, उनको अवार्ड दिया जाता था। बहरहाल, तो वहां जब रखा जाता था लड़कों को, तो ये कोशिश की जाती थी कि डाइवर्सिटी मेंटेन हो। यानी एक लड़का कोई बिहार का है तो दूसरा बंगाल का होगा, तीसरा तमिलनाडु का होगा, चौथा किसी और स्टेट का होगा। एक तो स्टेट अलग होगा, दूसरा ये कि उसका स्ट्रीम भी अलग होगा। यानी कोई साइंस का है, बायोलॉजी का है तो दूसरा मैथमेटिक्स का होगा, तीसरा जो है अंग्रेजी का होगा, कोई टिब का होगा, कोई मेडिकल साइंस का होगा। यानी डाइवर्सिटी मेंटेन हो, इंटरेक्शन बढ़ेगा। जब पिछली दफा मैं गया आरएम हॉल, अपने कमरे को जाके देखा और वहां जब मालूम किया तो बड़ा तकलीफ हुई मुझे। पता ये चला कि सारे के सारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं पूरे हॉस्टल में। मैंने कहा ये किस लिए? भाई हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में हमारा मेरा रूममेट जो है कोई और था और कुछ और में था। हम इंटरेक्शन करते थे, एक दूसरे से सीखते समझते थे। तो कहा कि ये चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज करीब में है, पीछे है ना, वो तो इसलिए उनको नजदीक, यानी सहल पसंदी। सर सैयद जिसके खिलाफ थे, सर सैयद ने इसी सहल पसंदी के खिलाफ जिहाद किया था। उसी को, उस वैल्यूज को अलीगढ़ वाले जो है नहीं समझ पा रहे हैं और सहल पसंदी के पीछे चले गए कि जो जो कन्वीनियंट रास्ता है वो इख्तियार करो। मुझे इस बात की तकलीफ है। ये कन्वीनियंट रास्ता ढूंढने का काम नहीं था अलीगढ़ का। अलीगढ़ जो है मुश्किल कुशा और मुश्किल रास्ते से गुजरने का रास्ता नाम था और है, ये होना चाहिए। तो बहरहाल ये सारी मेरी बहुत सारी खुशगवार यादें हैं वहां से वाबस्ता अलीगढ़ से। अलीगढ़ के यादों के हवाले से गुलरू खान साहिबा दिल्ली से फरमा रही हैं कि हमारे कमरे से तो वार्डन साहिबा पोस्टर ले जाती थी हमेशा। अच्छा। जी बिल्कुल सही कर रही हूँ। हाँ भाई, आपकी पहली किताब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द मेकिंग ऑफ इंडियन मुस्लिम, माशाल्लाह सोशल मीडिया पर मौजूद सुखन है, मुबारक हो। कैसा लग रहा है आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि देखिए ये सही है कि मैं अलीगढ़ में सिर्फ 3 साल रहा और मैंने किताब के इंट्रोडक्शन में लिखा भी कि मेरे पास सिवाय इनरोलमेंट कार्ड के कोई सबूत नहीं है कि मैंने अलीगढ़ में पढ़ाई की है। क्योंकि मेरा इनरोलमेंट था, 3 साल में वहां रहा। लेकिन जो वैल्यूज लिया, जो कुछ हमने सीखा, आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, तो मैं पूरा का पूरा क्रेडिट अलीगढ़ को देता हूँ। उसकी वजह यह है कि अलीगढ़ ने वो सोच मेरे अंदर पैदा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो चीज जो है दुनिया को समझने का, परखने का तरीका जो अलीगढ़ ने बता दिया। तो ये किताब मेरी पहली किताब है, तो मैंने जानबूझ करके और बहुत सोच समझ के ये फैसला किया कि अगर मेरी पहली किताब होगी तो अलीगढ़ पे ही। और उसकी एक वजह यह भी बनी कि जब मैं बहुत सारे जानते हैं कि मैं बराबर लिखता रहता हूँ, फेसबुक पे मेरा ब्लॉग भी है, अखबार में भी लिखता रहता हूँ। तो मेरी बेटी जो है सारा, जो जिसने सब सेटअप किया है, वो एक रोज आई और उसने कहा कि डैडी विल यू ऑलवेज बी ए जर्नलिस्ट और विल यू बिकम एन ऑथर? तो उसने मुझे हिट किया बहुत ज्यादा। मैंने कहा यार अब बच्ची भी महसूस करती है, मेरी बेटी भी, कि मुझे कुछ किताब लिखना चाहिए।
कहा कि आप, वो बेटी ने कहा कि डैडी आपको कैसे लोग जानेंगे, आप जो ऑथर कब बनोगे? तो मैंने कहा कि नहीं बेटा अब कुछ करना पड़ेगा। फिर हमने कोशिश की और हार्टफोर्ड कॉलेज को अप्रोच किया और उनको टॉपिक भी दिया। चूंकि इस किताब के अब अगला सवाल है आपका यही रहेगा सर का कि अलीगढ़ पे किताब क्यों लिखी, तो जाहिर सी बात है कि अलीगढ़ 100 साल अपना पूरा कर रहा था 2020 में, और एक 7 साला प्रोग्राम था, तो एक रीजन भी था कि ये 100 साल के बाद जो किताब लिखी जाए। बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी है, और बल्कि मैं तो एक जगह लिखा भी कि एक लाइब्रेरी को भर दिया जाए तो सर सैयद पे अलीगढ़ पे की किताबें लिखी है कि वो जो है वो जगह जो है खाली रहेगी, कि कितनी किताबें लिखी गई है, जगह भर जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक कुछ ऐसा कुछ लिखा जाए जो कि सिर्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं हो, बहुत ज्यादा कसीदा खानी हो गई सर सैयद की, और बिल्कुल जो कुछ गलत नहीं है, उनके लिए बारे में जितना लिखा जाए कम ही होगा। लेकिन ये एक ऐसा वक्त आ गया 100 साल के बाद कि इसका असेसमेंट भी किया जाए, एक इंट्रोस्पेक्शन भी किया जाए कि क्या होना चाहिए जो वो नहीं हुआ, और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। ऐसी बातें भी कुछ ऐसी इसमें आनी चाहिए, इसलिए हमने वो अप्रोच अख्तियार किया और वो सारी चीजें जो है हमने लिखी। हजरत मोहतरमा रखशंदा रूही मेहदी साहिबा आपको आदाब कह रही हैं, और असद फैसल फारूकी भाई कह रहे हैं कि मैं RM हॉल में 2 बरस 1998 से 2000 रहा, इंटर वहीं से किया, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, बड़े खुशगवार दिन रहे। जी साहब, तो सही कह रहे हैं। और जुबैर शादाब भाई कह रहे हैं दिस बुक रिटन बाय मोहम्मद वजीउद्दीन भाई इज सिंपली ट्रेमेंडस, इट्स अ मिरर ऑफ आवर एज ऑफ अलीगढ़। और रखशंदा रूही साहिबा कह रही हैं बेशक हर अली को फख्र है अपनी मादिर दरस का और अदबी अलमी माहौल के लिए। गुड। तो जनाब दोस्तों को बता दूं कि 216 सफ़हात की एक दस्तावेजी किताब में आपने समंदर को कूजे में बंद करने की कामयाब कोशिश की है, बल्कि असल मतन तो सिर्फ एक 191 पेज का है और कोई 24 सफ़हात जो हैं इसमें वो रेफरेंसेस के हैं। तो कितना वक्त लगा इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने? देखिए किताब तो लिखी, सच बात ये लिखने का काम तो सिर्फ 3 महीना में हुआ। अच्छा। आपको बता दूं कि मैं पिछले साल फरवरी में गया था अलीगढ़, चूंकि दोबारा गया तो कई बार हूँ वहां से आने के बाद भी, लेकिन यह है कि फरवरी में मैं गया और मैं चाहता था कि कम से कम जो अपना हेरिटेज पार्ट है, जो सर सैयद साउथ है, नॉर्थ है, विक्टोरिया गेट है, मस्जिद है और सर सैयद का मज़ार है, इन चीज़ों को फिर से दोबारा देखूं और अपनी याद ताज़ा करूं, तो इसलिए भी मैं गया। तो फरवरी से वहां से लौटने के बाद मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन 1 साल का रिसर्च है। किताबें मैंने मंगाई, अलीगढ़ से मंगाई, दिल्ली से मंगाई, ऑनलाइन मंगाई, बहुत सारे लोगों से मशवरे किए, और चूंकि इसमें ज्यादा ये रहा कि हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, इंटरेक्शन करें, वो नहीं हो पाया, कोविड की वजह से हम जा नहीं सके। तो टेलीफोन पे, ईमेल के जरिए ऐसे हमने बातें की, लोगों से इंटरव्यूज किए। तो 1 साल रिसर्च का और ये 3-4 महीना जो है लिखने में लगा मुझे। बस मैंने अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक तक इसको खत्म कर दिया था। फिर वो गया एडिटिंग में और वो सब जो है होते थे दिसंबर में जो है, वो हम चाह रहे थे कि अक्टूबर में आ जाए सर सैयद डे तक, लेकिन नहीं आया। तो खैर दिसंबर में जो है हम जो है किताब जो है मेरी आ चुकी मंदिर आम पे। हमारे दोस्त और अलीग साथी, हमारे क्लास फेलो कहना चाहिए, सैयद परवेज जाफरी साहब ह्यूस्टन टेक्सास से देख रहे हैं और आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। तस्कीन जमाली भाई भी अलीगेरियन हैं और विंडसर कनाडा टोरंटो के पास ही है, वहां से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। तो दोस्तों को बता दूं कि सर सैयद ने 1875 में मदरसतुल उलूम की बुनियाद रखी थी। 1877 में वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वजूद में आई। 100 साल गुजर गए, सर सैयद ने जो ख्वाब देखा था, आपके ख्याल में वो किस हद तक कामयाब? देखिए सर सैयद ने जो ख्वाब देखा था उसको मैं कहूँगा कि जुज़वी हद तक हुआ है, चूंकि वो ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर पूरी तरह से नहीं हुआ, मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से। और इस हद तक जरूर कामयाब रहे कि जैसे उसका फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, इवन थर्ड जनरेशन ऑफ एम जो निकला अलीगढ़ का, वो जाहिर सी बात है इनकलाब आफरी काम किया उन्होंने। ऐसे ऐसे लोग निकले वहां से, हर फील्ड के, हर शोबा हयात में,
फ्रीडम फाइटर से लेकर के एजुकेशनिस्ट हो, जाकिर साहब हो, मोहम्मद अली जौहर हो, या फिर खान अब्दुल गफ्फार हो, या उनके बाद की जो नस्ल है, वो हर फील्ड में जो है बड़े ही कहा जाए कि लीडरशिप का रोल अदा किया उन्होंने हर फील्ड में जहां निकले, तो वहां तक तो कामयाब रहे। लेकिन सर सैयद बेसिकली एक कॉलेज जो है वो बनाना नहीं चाहते थे, या एक यूनिवर्सिटी तक उनका ख्वाब नहीं था मेरे। इसलिए आप गौर करेंगे कि मोहम्मदन जो हमारा ओरिएंटल कॉलेज के अलावा जो ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल मूवमेंट था, कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस जो अलग अलग शहरों में जाके कॉन्फ्रेंस किया करते थे, उसके पीछे क्या मकसद था? उसके पीछे मकसद ये था कि एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी पूरे उस वक्त के बड़े सगीर में और आज के हिंदुस्तान के लिए काफी नहीं है, तो चिराग से चिराग जलना चाहिए, यानी ऐसे इंस्टीट्यूशंस और भी होने चाहिए। ये साइंटिफिक सोच मुसलमानों के अंदर खास करके बिल्कुल और हिंदुस्तानियों के अंदर जो है वो आनी चाहिए, जो साइंटिफिक थॉट, मॉडर्न थॉट्स, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ एक इनकलाब बर्पा हो, और अलग अलग शहरों में ऐसे कॉलेजेस, ऐसी यूनिवर्सिटीज ऐसी कायम किए जाएं ताकि उनके अंदर रिफॉर्म हो जाए। एक कॉलेज तो जाहिर सी बात है, यही यूनिवर्सिटी उस जरूरत को पूरा नहीं कर सकती। अनफॉर्चुनेटली कॉलेज तो जिंदा रहा, यूनिवर्सिटी भी रही, जैसा कि आपने कहा 1920 में यूनिवर्सिटी बनी, बड़ी तरक्की की, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आए, आज जो है लगभग 30,000 के आसपास से स्टूडेंट्स वहाँ हैं, क्योंकि ये इकामती इदारा है, ये रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। और ये भी सोचिए कि सर सैयद उस वक्त में ही प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन एस्टेब्लिशिंग अ रेसिडेंशियल कॉलेज। उस वक्त में इसका तस्वुर ही नहीं था हमारे मुल्क में, शायद ही कहीं एक आध रहा होगा, बल्कि कोई कॉलेज ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। उन्होंने रेसिडेंशियल सोचा और उसको ढांचे को सोच देखिए, क्वाड्रेंगल है, यानी कि वही क्लासेस हो रहे हैं, वही खेल का मैदान है, वही मस्जिद है, वही बच्चों के का ताम का इंतजाम है, डाइनिंग रूम है, यानी हर चीज। वो चाहते थे कि बच्चा जो है वो कुछ दिन जब अपने घर से बाहर होगा, कॉलेज के माहौल में होगा, यूनिवर्सिटी के माहौल में, हॉस्टल के माहौल में होगा, तो उसकी तरबियत और पर्दाख्त इस अंदाज में की जाएगी कि जब वहां से निकलेगा तो एक अलग शहरी बन के निकलेगा। इसीलिए रशीद अहमद सिद्दीकी जैसा जिसका मैंने जिक्र किया कि किसी अच्छे इंसान को जो खुश लिबास हो, अच्छी जुबान बोलने वाला से मिलते थे तो पूछ बैठते थे कि क्या आपने अलीगढ़ से तालीम की? अगर वो कहता कि हाँ मैं अलीग हूँ तो बहुत खुश होते, अगर नहीं कहता नहीं तो वो थोड़ा अफसोस करते, क्या ही अच्छा होता आपने अलीगढ़ में पढ़ाई की होती। यानी ये हमारा जो है, ये हमारी आइडेंटिटी थी अलीगढ़। यानी हम लोग कहा जाता था कि जब तुम जाओगे बाहर दुनिया में तो अलीग से खुशबू आनी चाहिए, लगना चाहिए कि ये कोई अलीग जा रहा है, किसी प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है तो लगना चाहिए कि अलीग बोल रहा है, कोई लिख रहा है तो लगना चाहिए कि अलीग की जुबान हो सकती है ये। यानी ये तस्वुर था अलीग का, उसमें हम कामयाब अब तक नहीं हो पाए हैं जैसा होना चाहिए। तो मैं समझूंगा कि सर सैयद का वो ख्वाब अभी भी अधूरा है। सबसे पहली बात उसका आया होना चाहिए। अगर ये एजुकेशनल मूवमेंट है, किस हाल में है, कहाँ चल रहा है, कौन जिम्मेदार है, उसको फिर से जिंदा किया जाए। जो जो सर सैयद ने शुरू किया था उसको, उसकी शक्ल बदली जाए, जाहिर सी बात है नए एज में नई चीजें डाली जाएगी, तो क्यों नहीं उसको जिंदा किया जा रहा है? कौन लोग हैं उसमें, क्या प्रॉब्लम है, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। उसको क्यों नहीं हम जिंदा, आज तो ज्यादा जरूरत है हिंदुस्तान में, मुसलमानों के अंदर खास करके इसकी ज्यादा जरूरत है, और उसको फिर से जिंदा करने की जरूरत है। उस तहरीक को अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, उसको बताया जाए लोगों से, क्यों नहीं हो रही है साहब, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं हम उसकी शाख जो है बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकते, आप शिकागो में क्यों नहीं कर सकते, आप टोरंटो में क्यों नहीं कर सकते, हर जगह दुनिया भर में अलीग है। तो सर सैयद डे सिर्फ मनाने के लिए है, अफसोस की बात यह है, सिर्फ डिनर खाने के लिए सर सैयद डे है, और साल भर भूल जाए सर सैयद को, हम सिर्फ 17 अक्टूबर को सर सैयद डे मनाए। अगर सही माने में सर सैयद का ख्वाब जिंदा करना है तो उनकी तहरीक को दोबारा जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी। वही तालीमी तहरीक, वही साइंटिफिक सोच, वही मॉडर्न थॉट्स को दोबारा जिंदा करना पड़ेगा, और हमें हर जगह इसको फैलाना पड़ेगा। तब मैं समझूंगा कि सर सैयद को ख्वाब को सही मानों में शर्मिंदा ताबीर हुआ। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि 20 करोड़ की मिल्लत जो है उसने 100 साल में एक भी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के हम पल्ला नहीं बनाई। यहाँ एक बात बताऊं कि मैं सफर करता रहता हूँ, आवारगी हमारी पहचान है। मैं जापान गया तो जापान में मुझे पता चला कि साहब ये टोक्यो शहर में
सिर्फ टोक्यो में 22 जी, यूनिवर्सिटीज हैं। सोचिए तो आप। हमने, जो हमारे दोस्त थे उनसे हमने पूछा कि बिला तकल्लुफ बताएं, क्या जापानी लोग मदरसे को और स्कूल को भी यूनिवर्सिटी बोलते हैं? कि 22 यूनिवर्सिटी कैसे? कहने लगे नहीं, हम मदरसे को यूनिवर्सिटी नहीं बोलते, हमारे यहाँ 22 यूनिवर्सिटी हैं, और उनमें से 6 जो है वो बहुत ही इंटरनेशनल फेम की, और उनके 6 जो बहुत ही स्पोर्ट्स के ग्रुप्स हैं उनके नाम पे वो 6 यूनिवर्सिटी है। एक जी यूनिवर्सिटी सिर्फ इंटरनेशनल स्टडीज के लिए, लैंग्वेजेस के लिए। जी जी तो जी। हाँ, इतना ज्यादा है। हमारे यहाँ एक से एक सूरमा पड़ा हुआ है, मगर बहुत ही अफसोस की बात है। अब मैं आपकी बात देखिए, की सिर्फ तारीफ जामिया करता हूँ मिल्लिया के अलावा, कि जावेद भाई, सिर्फ जामिया मिल्लिया के अलावा अजाम वो भी मिल्लिया, अलीगढ़ से निकला। वो अलीगढ़ ही 1920 में हाँ, लोगों ने, अलीगढ़ के लोगों ने वहाँ कायम किया, फिर बाद में। उसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, कोई बताइए नहीं, मुझे। नॉर्थ कोई नहीं। इंडिया में खास कर तो बहुत बुरा हाल है। अभी कम से कम साउथ में तो बेहतर हालत है, महाराष्ट्र में थोड़ी सी बेहतर हालत है, हैदराबाद में भी बहुत सारी कुछ है, लेकिन जो आपने जैसा कहा कि अलीगढ़ के तर्ज पे कोई यूनिवर्सिटी हमने क्यों 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 नहीं बना पाया अब तक। क्यों नहीं बनाई अब तक? हाँ, इसका सवाल ये जवाब ये अल्लाह मियाँ के साथ मिलके सर सैयद मिल्लत के रहनुमाओं से पूछेंगे कि साहब जी कहाँ थे आप और आपने क्या किया, हम जो वहाँ जी। छोड़ आए थे काम, उसको पूरा क्यों नहीं किया? आज के अलीगढ़ में वो क्या मिसिंग है, इम्पोर्टेंट एक पॉइंट, या नदारद है, क्या मिस कर रहा है जिसे होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में अलीगढ़ में एक तो जैसा कि मैंने कहा कि सैयद हामिद साहब एक बात बहुत बराबर जोर से डाल के कहा करते थे। देखिए, सैयद हामिद के बहुत सारे लोग हाँ, चाहने वाले भी हैं, बहुत मुखालिफिन भी हैं, उस दौर में रहे। आप बेहतर जानते हैं, आपसे हमसे सीनियर हैं। उस दौर को आपने शायद देखा भी होगा, आपने महसूस भी किया होगा। अगर नहीं भी थे वहां तो महसूस किया होगा। बड़ा उथल पुथल रहा उनके जमाने में। अफसोसनाक पहलू ये भी है कि कोई वाइस चांसलर वहां से चैन से नहीं रहा। जो भी जाता है, पहले शुरू में 2-4 महीने अच्छे रहता है, फिर कुछ न कुछ चलता रहता है। उनके दौर में मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं लेकिन सैयद नहीं, हामिद साहब एक बात कहते थे कि जो अलीगढ़ से निकलता हो, उसके अंदर मिल्ली शऊर होना बहुत जरूरी है। बहुत अलीगढ़ क्या करता है? अलीगढ़ जो है वो मिल्ली शऊर डाल देता है। आप और हम में अगर वो मिल्ली शऊर अलीगढ़ ने डाल दिया, तो दुनिया में कहीं भी चले जाए आप, किसी कोने में रहें, आपको मिल्लत के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आपको मजबूर करेगा कि आप जो है मिल्लत के तई कुछ ना कुछ सोचे। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके आउट ऑफ द वे जाके उनको कोई फेवर कर दीजिए बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का दर्द आपको होना चाहिए कि साहब इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, या फिर क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ के एक्ट में लिखा हुआ है कि एएमयू will try for the educational and scientific advancement of Indian Muslims। ये उसके एक्ट का हिस्सा है। यानी अलीगढ़ कोई तरीका ढूंढता है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की साइंसी और तरक्की करने के लिए, और उनकी समाजी या फिर उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट का कोई तरीका ढूंढता है, तो गलत नहीं होगा। क्यों? कि दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके एक्ट में है, उसके काम में है, ये हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर देखा जाए कि क्या कर रहा है अलीगढ़, क्या वाकई ये रोल अदा कर रहा है? क्या अलीगढ़ को वही कायदाना रोल अदा कर रहा है कि जो रोल अदा करना चाहिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के ताल्लुक से, कि जिस फील्ड में उनको बढ़ाना है, क्या वाकई आप बढ़ा रहे हैं? जो वहाँ के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, किस अंदाज में आ रहे हैं? आप जो है वो सिविल सर्विस में वहाँ के लड़कों का क्या रोल रहा है, कितना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप, दूसरे फील्ड में कितना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? बल्कि जावेद अख्तर साहब ने तो मुझे, मेरी किताब में भी मैंने कोट किया, उन्होंने बहुत दुख दर्द से मुझसे कहा, अरे तुम किस यूनिवर्सिटी की बात करते हो, अब वो कौन सा ऑल इंडिया कैरेक्टर की बात तुम करते हो? जब मैंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कौन सा, ये तो यूपी की कोई जो है प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी लगती है, जहाँ आजमगढ़ हो, या इधर तो बिहार के चंद जिले के लड़के, या यूपी के चंद जिलों के लड़कों का यूनिवर्सिटी बन के रह गई है। यानी जो आखिर क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रही है अलीगढ़? इसके और भी कई वजूहात हो सकते हैं कि हो सकता है भाई बड़ी यूनिवर्सिटी दूसरी जगह बन गई, अच्छे इदारे बन गए, तो बंगाल का मुसलमान क्यों अपने बच्चे को भेजेगा वहाँ? कलकत्ता का क्यों भेजेगा? उनके पास ऑलरेडी बेटर यूनिवर्सिटीज बन गई है। लेकिन अगर आपने वही मेंटेन किया, अगर वो एक्सेलेंस मेंटेन किया, फिर वो
जो कल्चर है, कम से कम वहाँ लोग कहते हैं, मैं पुराने लोगों से सुन चुका हूँ कि अलीगढ़ भेजते थे। वो जाकिर साहब ने एक साहब से पूछा था बहुत पहले कि एक साहब थे कनाडा में ही, हाँ सैयद साहब, जो इकोनॉमिस्ट थे, शायद पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते, अभी उनका इंतकाल हुआ पिछले साल। तो बिहार के थे सैयद साहब, तो वो पटना में इंजीनियरिंग कर रहे थे, उनका इंजीनियरिंग में दिल लगता नहीं था। उन्होंने अपने वालिद से कहा कि मैं जिंदगी भर जो है वो इंजीनियर की टोपी सर पर पहन के नहीं जीना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो चले गए अलीगढ़। अलीगढ़ में उनके और 4 लोग पहले पढ़ते रहते थे। वहां जाके जाकिर साहब का जमाना था, जाकिर साहब से जाके मिले, तो कहा कि तुम क्यों आना चाहते हो, तुम तो अच्छा खासा पटना पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं यहाँ, चूंकि वहाँ तो अलग माहौल हो गया था, मेरे साथियों का सर्कल बहुत ज्यादा हो गया था, और शेर व शायरी का दौर बहुत चल गया था, बहुत शोरा जो है मेरे करीब आ गए थे, मुझे पढ़ने नहीं देते थे, मैं पढ़ने के लिए आया। तो जाकिर साहब ने कहा, अच्छा अलीगढ़ लोग पढ़ने के लिए भी आते हैं? यानी ये जो ये जुमला था उनका, जो उनकी किताब में भी है। तो ये कि लेकिन सिर्फ अलीगढ़ लोग पढ़ने के लिए नहीं आते थे ना, जैसा कि कहा गया कि अलीगढ़ जो है वो फैक्ट्री नहीं है सर्टिफिकेट देने की। ये किसी और यूनिवर्सिटी से मत मिलाइए इसको कि ये साहब डिग्री बांट रहे हैं, इस साल में हमने इतने पैदा किए, नहीं, अलीगढ़ उसके लिए नहीं बना था। अलीगढ़ बना था एक तहजीब को फरोग देने के लिए, एक तमद्दुन जो है वो, और बेटर इंसान, अच्छा इंसान पैदा करने के लिए। उसके साथ साथ डिग्री भी, जाहिर सी बात है, जो भाई निकलेगा तो डिग्री भी लेगा। अब पूरी दुनिया में हमारे अलीग फैले हुए हैं, दुनिया का कोई कोना नहीं। आप तो जाहिर सी बात है, आपने कहा कि आपने आवारगी में सारी दुनिया का सैर किया है, तो आपने देखा होगा। अब मुझे बताइए कौन सा शहर है जहां आपके अली की नहीं मुलाकात हुई हो? तो वो होते हैं, वो सब वेल सेटल है। लेकिन वो जो अलीगढ़ को, जो मैंने कहा खुद हिंदुस्तान के लिए जो कायदाना रोल अदा करता है हर मामले में। मुझे याद आता है कि जब हम 80s में थे, तो उस जमाने में अलीगढ़ के खुद वहाँ के तालिब इल्म, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स, वहाँ के टीचर्स बराबर जो है वो आर्टिकल्स लिखा करते थे नेशनल प्रेस में। वो आते थे नेशनल प्रेस में, उनका लेटर्स आता था। वो जो है किसी भी इशू पे वो बहस मुबाहसा में हिस्सा लेते थे, और कुछ होता था तो कहा जाता था कि अलीगढ़ के प्रोफेसर से बात करो, वहां के इंटेलेक्चुअल से बात करो। अब बहुत कम नजर आते हैं, बहुत ही अनका है, 1-2 लोग हैं जो कभी कभार वो नजर आते हैं। अदरवाइज कहाँ गई वो खेप? वो क्यों नहीं है, वो चीज क्यों नहीं बन पा रही है? इसका दर्द है कि आखिर वो माहौल कैसे नहीं क्रिएट हो रहा है। वो इंटेलेक्चुअल जो हब था, आज भी मैं कहता हूं कि दुनिया भर आप चले जाइए, दुनिया भर में अगर कोई एक खित्ते में सबसे पढ़ा लिखा मुसलमान कहीं एक जगह रहता है तो अलीगढ़ है। उसके अलावा कहीं और दिखा दिए मुझे, कोई और मिसाल नहीं। तो इतने पढ़े लिखे मुसलमान, इतना पढ़ा लिखा जहन एक जगह जमा हो और इनकलाब बर्पा नहीं हो, तो अफसोस की बात है। वहां तो इनकलाब आना चाहिए। वहां के लड़कों में वो तजस्सुस, वो जज्बा, वो जोश, वो इनकलाब बर्पा करने की जो उमंग, वो पैदा होनी चाहिए। वो नहीं हो पा रही है, मुझे इस बात का अफसोस है। और वो होना चाहिए। उसका क्या तरीका, वो सारे अलीग भी ढूंढ के कोई तरीका ढूंढे, तो मैं भी जो कुछ कर सकता हूँ करूंगा उसके लिए। टोरंटो से सिकंदर अबुल खैर, सिकंदर अबू बकर भाई हमारे शायर दोस्त हैं, आदाब कह रहे हैं, और कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त तजिया है आपका। और जनाब लखनऊ से काजी जकरिया साहब, हमारे दोस्त और करम फरमा और हमारे पब्लिशर, काजी साहब देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं और फरमा रहे हैं उम्दा गुफ्तगू। जनाब काजी जकरिया साहब काजी पब्लिशर्स के नाम से भी प्रिंट करते हैं, और जी साहब, और हमारी किताब आवारगी और मजीद आवारगी अभी इन्होंने शाये की है। और जनाब दूसरा जो काजी भाई, मेरी उम्र का तकाजा है, मैं आपके असल कंपनी का नाम भूल रहा हूँ, लिखिए कि दोस्तों को पता चले कि आपके अदारे का नाम क्या है। और बहुत सारे दोस्त, रक्षंदर रूही साहब अभी कह रही हैं कि बेशक बिल्कुल सही तज्जिया, सही बातें हो रही। दोस्तों, इस किताब को मैंने एक नशिस्त में पढ़ा है, और बड़ी मुश्किल से पढ़ा है क्योंकि किताब मेरे हाथ में नहीं थी, और इंटरनेट पे हमें यानी वजीदीन भाई ने भेज दिया, पीडीएफ को पढ़ा हमने, और मगर एक नशिस्त में पढ़ डाला, जो कि पीडीएफ पे जरा मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी खूबी जो मेरे नजदीक है वो है इसकी रवानी, सहल और सुथरी हुई इंग्लिश में, बहुत ही रेडेबल है ये किताब। मैं कहूँगा कि तमाम दोस्तों को रिकमेंड करूँगा कि खा वो अलीगढ़ अलीग हों
या नॉन अलीग दोस्त हों, उनको भी, जैसे कि अभी गुफ्तगू और बहस चल रही है कि मामला सिर्फ डिग्री का नहीं, और नहीं था, ना है, ना होगा, ये तहजीब की बात हो रही है कि साहब तहजीब। हमारे एक दोस्त, मैं उर्दू के लिए यहाँ कोशिश छोटी मोटी करता रहता हूँ, बच्चों को ड्रामे के जरिए उर्दू सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनको एतराज था, वो कहने लगे कि साहब उर्दू से ज्यादा अरबी जरूरी है, तो इसलिए शाम को मदरसे बच्चा जाता है अरबी सीखने के लिए। तो हमने उनसे बताया कि भाई अरबी आप जरूर सिखाएं, मगर अरबी में वो सिर्फ आपकी मगफिरत के लिए दुआ मांग सकता है। अगर अगर उर्दू सीखेगा तो वो आपकी जिंदगी में आपकी इज्जत भी करना सीखेगा, कि तहजीब का नाम उर्दू। तो बहुत बहुत खूब, बहुत इसलिए खूब, इसलिए बहुत खूब, बहुत। ये जरूरी है। तो इसमें कुछ बात जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, और बड़े यानी इसके लिए एक सेमिनार की जरूरत है, इस छोटे मोटे प्रोग्राम में मुमकिन नहीं, और सारी बातें हम खोलना भी नहीं चाहते कि लोगों को तजस्सुस रहे कि साहब ये जो किताब है 200 कुछ पेजों की, उसको कैसे हासिल किया जाए। तो किबला, आप साबिक वाइस चांसलर्स हम सईद हामिद साहब का जिक्र हुआ यहाँ, और किबला हमारे जमीरुद्दीन शाह साहब का भी जिक्र आएगा और हुआ। उनकी जो अप्रूवल है या थी, उससे आप इत्तेफाक नहीं करते हैं कि एएमयू जदीद यूनिवर्सिटी है या कोई मदरसा, इससे आप खैफ क्यों? देखिए मुझे पता है कि जमीरुद्दीन शाह साहब जो है मेरे प्रोग्राम में भी आए थे और वहां भी उन्होंने ये बात रखी थी। ठीक है, मैं इसको मानता हूँ कि देखिए सच बात यह है, मैं कोई गलत इसमें ना समझा जाए, सरकारी मुसलमान को अपनी बात कहने का हक है, गैर सरकारी को भी कहने का हक। बिल्कुल। जमीरुद्दीन शाह की किताब सरकारी मुसलमान आ चुकी है, आप जानते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि जितना हक उनको है उतना मुझे अपने भी बात कहने का है। देखिए मेरा जो जो प्रॉब्लम है वो ये कि आपको पता है कि सैयद हामिद साहब के जमाने में जब वो एक्ट आया तो उसमें उन्होंने एक गुंजाइश निकाली कि मदारिस इस्लामिया, चंद मदारिस बड़े बड़े जैसे नदवा है, देवबंद है और भी कुछ मदारिस हैं, कि वहाँ के जो फारिगीन हैं उनको अलीगढ़ में कैसे दाखिला मिले, यानी कि वो मेन स्ट्रीम में आए और वहाँ जो है वो कुछ कोर्सेज कर लें, उसके बाद फिर वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाते हैं ताकि उनके मौके जो है वो बेहतर हो जाए। मेरे ख्याल से वहां तक ठीक था। आपने डॉक्टर कुतुबुद्दीन का नाम लिया, जो मेरे छोटे भाई हैं, बेसिकली वो भी मदरसा के, वो नदवा के प्रोडक्ट हैं। और चूंकि अलीगढ़ में ये हो चुका था तो उसके बाद जामिया मिलिया और फिर जेएनयू में भी ये चीज लाया गया कि अगर वो कुछ मदरसे के कुछ जो मखसूस मदारिस है उसके बच्चे फारगिन हैं तो उनका यहाँ टेस्ट लिया जाए, उनका फिर दाखिला कर लिया जाए। तो फिर वो नदवा से बीए किया उन्होंने जामिया से, वहां से फिर एमए किया और चले गए, वो एमए किया जेएनयू में, वहीं के हिस्सा बन गया, हुआ वही प्रोफेसर। वहां तक तो ठीक था। जमीरुद्दीन शाह जो है मेरे बड़े अच्छे करम फरमा है, बड़ी इज्जत करता हूँ, वो मुझे बहुत मानते हैं। उनके जमाने में ये हुआ कि उन्होंने एक ब्रिज कोर्स लाया और ब्रिज कोर्स में ये किया कि चंद महीने साहब उनको ट्रेनिंग दो, उसके बाद जो है उनका दाखिला हो जाएगा और वो आ जाए। तो अगर सैयद हामिद साहब मरहूम ने एक विंडो खोला था तो जमीरुद्दीन शाह साहब ने फ्लड गेट खोल दिया मदरसों के तलबा के लिए। अब वो साहब वहाँ जो है थोक के भाव में आने लगे वहाँ, और उसके बाद वो जो है रहने लगे। देखिए होता क्या है कि एक तो होता है कि जहनी नशोनुमा कब होती है बच्चों की। अगर आप वो बचपन में किसी बच्चे को जैसे सांचे के तौर पर ढालिए तो वो आसान तरीका है, वो कर सकते हैं। कोई लड़का या लड़की अगर उसने 12th कर लिया या 12वीं कर लिया या फिर वो बीए कर लिया, बीए के एज तक जो है वो 15-20 साल का हो गया, वो कहीं और पढ़ाई किया, उसके बाद आप उसको कहीं और डाल रहे हैं और तब आप कहेंगे कि वो आपके कल्चर का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वो नहीं बन सकता है। तो सिर्फ इसलिए कि उनको कुछ मौके दे दें आपने वो मौके देने के नाम पे कि चलो साहब ये आ जाएंगे, फिर यहाँ से कुछ और कोर्स कर लेंगे, उनको नौकरियां मिल जाएंगी। फिर मैं उसी पे आता हूँ कि अलीगढ़ सिर्फ नौकरियों के लिए डिग्री बांटने का इदारा नहीं है और ना बनना चाहिए। डिग्री के साथ साथ जो है वो चीजें जो वैल्यूज है उसको सिखाता है। अब ये सवाल ये होता है कि साहब उसको क्यों डिनाई किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि मदारिस को मॉडर्नाइज कीजिए आप, मैं तो उसके हक में हूँ। मैंने उस पर आर्टिकल्स लिखे हैं कि मदरसे का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, वहाँ कंप्यूटर होना चाहिए, वहाँ जदीद चीजें लाइए, अंग्रेजी सिखाइए उनको
क्यों उनको हम उससे महरूम रखेंगे? और उनको सिर्फ जो है अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयबल क्यों पैदा करेंगे? वो मदरसों का काम ये सिर्फ नहीं होना चाहिए कि वो जब बाहर के आए जॉब मार्केट में, हालांकि वो जो जैसा स्ट्रक्चर अभी है वैसा ही हो रहा है कि भाई उनके मौके उनके नहीं मिलते हैं। वो जो है इमाम, हमारे पास उतने मसाजिद नहीं है कि इमाम बने, उतने मदारिस नहीं है कि वो टीचर बने, तो वो कहाँ जाए? तो इसलिए ये तरीका यहाँ तक तो ठीक था कि कुछ लड़कों को आके मिल गया और वो चल गए, लेकिन जब थोक भाव में आएंगे तो एक तो ये हुआ कि वो उसका हिस्सा नहीं बन पाए, उन्होंने डिग्री ले ली लेकिन वो सही मानों में अली नहीं बने। दूसरा जो 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 लॉस हो रहा है वो ये कि चूंकि महदूद है ना, सीट्स तो महदूद है, ऐसा तो नहीं कि आप जितना चाहो भर्ती कर लो, हर कोर्स में सीट महदूद है। तो अगर आपने वहां इन लोगों से ले लिया तो जो मेन स्ट्रीम से हमारे बच्चे आ रहे हैं, फीडर इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं, जो अलग से कहीं से स्कूल से 12th और 10th करके जो मुस्लिम बच्चे आ रहे थे, उनके लिए जगह ब्लॉक कर दिया आपने, वो कहाँ जाएंगे? और फिर ये कि मदरसों को अगर मॉडर्नाइज करना है तो ये काम सिर्फ अलीगढ़ का नहीं है कि अलीगढ़ में डाल के कीजिए, आप अलग से कीजिए। आप वहां जो एक प्रोग्राम तैयार कीजिए और वहीं के टीचर को भेजिए कि साहब ठीक है, हम मदरसे में जाएंगे और ये 2 महीना जो है वो रोटेशन बेसिस पे जाके उनको पढ़ा देंगे, उनको तैयार कर देंगे और वहां से वो बच्चे और बाहर निकलेंगे। लेकिन आपने एक बना बनाया मॉडर्न इदारा, जहाँ जो साइंटिफिक सोच, जहाँ की सोच ही अलग हो रही है, जो हमेशा प्रोग्रेसिव चीज को देखता है। फिर दूसरी बात ये देखिए, मैं, खुदा जानता है कि मैं कोई मदरसे का दुश्मन नहीं हूँ, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, ना उनका दुश्मन हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि वहाँ जो सोच पनप रही है, अनफॉर्चुनेटली हमने जो जो तरीका अख्तियार किया, वहाँ जो रिफॉर्म्स नहीं हुए उनके करिकुलम में पिछले 100 साल में, 150 साल में, तो वही जो है वो बातें जो रवायती तरीका रहा उनका एजुकेशन का, उनकी सोच का, वही चला आ रहा है। अलीगढ़ इसके खिलाफ है, अलीगढ़ रवायत को तोड़ता नहीं है लेकिन उसके अंदर जिद्दत पैदा करता है, उसके अंदर मॉडर्निज्म लाता है। भाई आखिर उलमा का झगड़ा क्या था सर सैयद से? सर सैयद ने किसी की जमीन ले मारी थी या किसी का मर्डर किया था? तो उनका तो यही था कि वो सोच बदलना चाह रहे थे, तो उसी का झगड़ा था। तो मैं ये कहता हूँ कि आप एक इदारा को जो बना बनाया है और जो तरीका पर जा रहा है, उसमें जो है फिर ऐसी सेंध मारने की बात, मैं ये कहता हूँ, मैंने इन्फिल्ट्रेशन का वर्ड इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया कि इन्फिल्ट्रेशन आपने क्यों कहा। मैंने कहा कि ये है इन्फिल्ट्रेशन। मेरे ख्याल से अलीगढ़ जैसे जदीद इदारे के लिए जो एक अलग तरीके से अलग एक सोच पैदा कर रहा है, वहां आप ऐसे तलबा को ला रहे हैं जो जिनकी सोच चुके 15-20 साल तक मेच्योरिटी आ चुकी है, लाख कोशिश करेंगे नहीं होंगे। फिर एक देखिए, एक और मिसाल देता हूँ मैं, वहां जाइए आप टीचर से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, वो क्या कहेंगे कि साहब जो जिस मदरसे का पढ़ा हुआ, हम और आपकी शनाख्त अली की है, दुनिया में कहीं भी चले जाए, आप ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ लिया हो बाद में, आप अली की कहलाएंगे। वहां ऐसा नहीं है, जो लड़के पढ़ के आए किसी मदरसा से, उनका वो बना हुआ है, वो जो है वो आइडेंटिटी वो लेके चल रहे हैं, वो अली की आइडेंटिटी उनकी बनती नहीं है। तो फिर ये कहाँ जाएगा? मसला ये है कि इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जाए, दूरदर्श नतायज इसके क्या होने वाले हैं ये देखिए, इसको सोचिए आप। चंद लोगों को नौकरियां मिल जाए, इससे मत जाइए, नौकरियां तो और भी ऐसे मिल जाएगी उनको दीजिए ना, कौन मना करता है, उनको मराहत दीजिए। मैं कहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट, अब इस सरकार का तो रवैया नहीं इतना अच्छा रहा, लेकिन पिछली सरकार ने कोशिश की थी मदरसों को फंड देने की, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? दारुल उलूम देवबंद ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया फंड्स को? जब वो साइंस की टीचर देना चाहते थे, उसकी सैलरी देना चाहते थे, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं वो? आज वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सरकार देना चाहती है, उलमा का एक ग्रुप क्यों रेसिस्ट कर रहा है उसको, क्यों अपोज कर रहा है, अगर उनके फायदे की चीज है तो आप उसको नहीं करते। और फिर एक जो बना बनाया इदारा है हमारा है, जो सही मानों में जो है सैयद की फिक्र को और साइंटिफिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया, आप जो है उसको रोकने की कोशिश करते। मेरा यही इख्तिलाफ है और कोई इख्तिलाफ नहीं। ना तो मैं मदरसे का दुश्मन हूँ, और मदरसे की फलाह मैं चाहता हूँ और करना चाहता हूँ कि वो पढ़े बढ़े, उनके अंदर भी वो सोच आए, पैदा आए, लेकिन उसका एक तरीका कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा। मैं जुबैर शादाब भाई फरमा रहे हैं कि अलीगढ़ अब खामोश रहने की तरबियत देने लगा है, बोलने बल्कि हक गोई से अलीगढ़ को खौफ आने लगा है। अब तो सेमिनार में भी सवालात नहीं किए जाते हैं।
अफसोस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अफसोस कह है रहे ये, हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब्दुल फरीद साहब आपको सलाम फरमा रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। काजी जकरिया भाई की अभी बात हमने की थी, हमारे पब्लिशर दोस्त हैं और मैटर लिंक प्रिंटर पब्लिशर लखनऊ से ताल्लुक है इनका। जकरिया भाई कह रहे हैं कि अहलियान लखनऊ की नई पौध उर्दू से बिल्कुल नाबलद और बुजुर्गों की मगफिरत की दुआ के लिए आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। तो नदीम खान साहब फरमा रहे हैं हार्डली 2% ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स गो टू मदरसा, व्हाई don't know why so much ha-hu about them reading their syllabus. Their job is to promote pristine Islam. जी जनाब, ये इसके बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, उन्होंने तो गलत फिगर बताया, क्योंकि सच्चर कमेटी ने कहा था कि 4% मुस्लिम बच्चे मदरसा में पढ़ते, 2% नहीं है, 4% जितना मुसलमान बच्चा पढ़ रहा है, 4% सच्चा रिपोर्ट के मुताबिक 4% मुसलमान बच्चा पढ़ता है। लेकिन बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि वो क्रिटिकल रोल अदा करते हैं। वो जो 4% पढ़ते हैं, उसी में से खतीब बनते हैं, उसी में से इमाम बनते हैं, उसी में प्रीचर बनते हैं, तो उनका बड़ा ही क्रिटिकल रोल है मुस्लिम सोसाइटी में, उससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो उसको तैयार करने के लिए वो क्रेडिबल बने, अगर वाकई जो है, जैसे मदरसा का एक अच्छा रोल ये रहा कि कम से कम वो नाखानदगी जो मुसलमानों, जो पसमानदा मुसलमान है, उनके अंदर कम किया है, उनको कम से कम लिटरेट बना देना, ये इतना रोल है, इसको एक्नॉलेज करना चाहिए और किया गया। लेकिन जो बेसिक रोल है, जैसा उन्होंने कहा कि अगर वो प्रीचर्स बनाना है, अगर उनका रोल, मदरसे का रोल जो है वो मुबल्लिग इस्लाम का पैदा करना है, तो उसके लिए अलीगढ़ तो सही जगह है नहीं। नहीं, मुझे एक इख्तलाफ है कि वाई प्रीचर, क्यों वो मदरसे से निकला हुआ मुबल्लिग बनेगा, वो और क्यों आगे बढ़ करके कुछ वो उर्दू का प्रोफेसर या इंग्लिश का प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल सही है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाए, और ताकि वही बच्चा, जैसे मैंने एक स्टोरी की थी मेड इन मदरसाज करके, आप गूगल करेंगे जाएंगे, जिसमें हमने ढूंढ के निकाला कि मदरसा का पढ़ा लिखा IAS बना, मदरसा का पढ़ा लिखा एक MBBS डॉक्टर बना, मदरसे का पढ़ा लिखा जो है वो इंजीनियर बना। तो ऐसे लोग भी पैदा होते हैं, लेकिन बहुत कम है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप दीजिए, मुहैया कराइए। लेकिन वो सारा का सारा फिर वही होगा कि अलीगढ़ को घेट्टो मत बनाइए, घेट्टोइजेशन एक जगह पर मत कर दीजिए। आप उसके लिए जो है वो रास्ते फ्राहम कीजिए, अलग अलग विंडोज तैयार कीजिए। और अलीगढ़ में जैसे चल रहा था फिर हामिद साहब के जमाने में 2 4 5 आ रहे थे, वो भी चल रहा था, ताकि वो जो है सब्जी में जो कहते हैं कि नमक भी है, तो उसका मजाक ले रहे थे हम लोग जो है वो मजाक भी करते थे मौलवी साहब पे के नाम पे। लेकिन वो एक अलग दौर था, वो एक अलग चीज था। ये कि साहब पूरा घिट्टो बना देना, वो जो है मुझे पसंद। आप वजीदुद्दीन भाई, आपके हिसाब से मेन स्ट्रीम में ये बच्चे कितने आ रहे थे, यानी नदवा से और इधर उधर से? हजारों की तादाद में तो आ नहीं रहे होंगे। इट्स नहीं, वेरी देखिए रेयर। देखिए देखिए, जब से नहीं अभी चूंकि पता नहीं आप हाल में अलीगढ़ गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन जब से ये ब्रिज कोर्स किया है ना, तो उनकी तादाद अच्छी खासी हो गई है। ब्रिज कोर्स में वो मेरे ख्याल से 100 सवा 100 हर साल लेते हैं, 100 सवा 100 लेते हैं, वो अलग अलग मदरसे से है। 30,000 स्टूडेंट्स में ही 100 सवा 100 से इतना वो नहीं होना चाहिए। या फिर ये है कि ब्रिज कोर्स जो है उसको और बहुत ही वाइटल करके इनको बिल्कुल अलग ही एक पूरी स्ट्रीम इनकी बनाए। हाँ, ये हो ये किया सकता जा है। सकता है। आप जो है वो इनको देखिए, मैं ये डिनाई कहता हूँ, करना मेरे ख्याल में थोड़ी सी उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। अगर अलीगढ़ ये कर रहा है तो और यूनिवर्सिटीज को भी करना चाहिए, बल्कि कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। इनके लिए बिल्कुल अलग एक सेटअप या अलग सिलेबस कर दिया जाए, और वो कोशिश कर, अगर वो IAS बन सकता है बच्चा मदरसे से निकला हुआ, तो ही मस्ट बी टैलेंटेड, उनको उसके उनको अंदर वो उनको काबिलियत उनको है। उनको अपॉर्चुनिटी डिनाई नहीं करना चाहिए, देना ये कि उनको डिनाई कर दिया जाए। लेकिन आप एक सेटअप बनाइए उनके लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए, और उनको मौके फराहम कराइए कि अच्छा है कि वो जाएं और वो जो है आगे बढ़े। उसमें कोई किसी को ये नहीं है। उसकी एक वजह ये है, देखिए, एक मैं ये भी बताऊं आपको कि लफ्ज मदरसा जो है वो आलमी पैमाने पे एक गाली बनकर रह गया। जैसे ही मदरसा वर्ड यूज होता है तो उसका रिएक्शन बड़ा बहुत ही ज्यादा होता है। इवन वेस्ट में भी मदरसे का मतलब है कि ये गड़बड़ जगह। तो अगर हर कोई, हम भी उसे बैकवर्ड गर्दानते हैं,
मगर अगर जदीद तालीम के लिए उनके लिए एक ब्रिज का मामला या एक रास्ता निकला है, तो आई थिंक दे शुड बी इनकरेज्ड कि अब वो तरीका कार क्या हो कि वो 100 बच्चे जो आ रहे हैं हर दफे, तो उनको कैसे उसकी खपत हो, या क्या उनके साथ क्या सख्ती हो कि कितनी तेजी से वो उसको अडेप्ट कर सकें और इस काबिल बन सकें। तो ये इतना बड़ा थ्रेट नहीं लगता। सिर्फ इस घेटो वाला जो मामला है, सिर्फ इस स्टेरियोटाइप को तोड़ने के लिए कि साहब मदरसा जो है ये बैकवर्ड, तो इससे साबित ये किया जाए, होना चाहिए, मुसलमानों को करना चाहिए कि मदरसे, एक तो शुरुआत जो है खुद मदरसा इटसेल्फ, वहाँ इसकी तालीम में चेंजेस लानी चाहिए। सिर्फ वहाँ बिल्कुल अरबिक सही, नहीं है, और बिल्कुल। चीजें भी होनी चाहिए। यहाँ भी जो इस्लामिक स्कूल्स रन कर रहे हैं, मैं आपको कनाडा की बात बताऊं, इंटरेस्टिंग, जी यहाँ मदरसे के नाम पे जो इस्लामिक स्कूल्स हैं, एक तो वो कमबख्त बहुत महंगे हैं, पता नहीं क्यों इन्होंने क्या रखा, जबकि गवर्नमेंट की सारी चीजें यहाँ तालीम फ्री है। आप कोई भी पढ़ना चाहें, ग्रेड केजी से लेके ग्रेड 12 तक सारा फ्री है, किताबें फ्री हैं, एवरीथिंग इज फ्री। मगर मदरसे, कुछ माँ बाप क्योंकि थोड़ा सा खाइफ होते हैं, उनको डर लगता है कि साहब ये रेगुलर स्कूल में बच्चा या खुसूसन बच्ची हमारी जाएगी तो खराब हो जाएगी, तो इसलिए वो उसको मदरसे में डालने, वो इस्लामिक स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स में डालने की कोशिश करते हैं। मगर ये स्कूल बेपनाह महंगे हैं, कम से कम $300-400 महीना, विच इज अ लॉट। और हर कोई, अगर ये एक सिंपल कोई आदमी बेचारा, वो तो नहीं पढ़ा सकता बच्चों को अपने वहां। और उसके रिजल्ट भी कोई बहुत मार्कतुल आरा मेरी नजर में नहीं है। ये नहीं है कि वहां उस इस्लामिक स्कूल से निकला हुआ बच्चा कैनेडियन जॉब मार्केट में कोकोई बहुत बड़ा तीर मार रहा हो जी साहब। हम्म, इसकी मिसाल बिल्कुल यही है कि बहुत से पेरेंट्स, क्योंकि मेन स्ट्रीम में compete नहीं कर सकता बच्चा, तो उसे करेबियन आइलैंड्स भेज देते हैं डॉक्टर बनने के लिए, और पैसा जी वैसा खर्च करके डॉक्टर तो लेबल लेकर वो आ जाता है। मगर वो बच्चा हमारी मेन स्ट्रीम में कामयाब नहीं होता। यहाँ के डॉक्टर, उसको फिर एक एग्जाम देना है साहब। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो इन जी बच्चों को ये जो मदरसे का टैग है, और चाहे वो सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है, इंडिया के पड़ोस में भी जो मामलात हैं, वहाँ बहुत ही मामलात बड़े खराब है मदरसे। जी जी तो जी इसको जी पूरा का पूरा ओवर ऑयलिंग की, इसको बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है, और इसके ऊपर काम होना चाहिए। अच्छा, हमारे दोस्त हजरत नदीम खान साहब फरमा रहे हैं कि वजी साहब, आई रेड योर बुक एंड वुड लाइक टू commend you writing correctly about Muslim politics before partition. जी, most of the Muslim authors simply try to politically correct it. जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और हजरत नदीम जिलानी साहब दोहा कतर से देख रहे हैं जी और जी सलाम कर रहे हैं। मेरे और दोस्त है, मेरा क्लासमेट है नदीम। आप अच्छा, जानते हैं नदीम? क्लासमेट है। हाँ, अच्छा, क्लास बैचमेट थे हम लोग क्या। अच्छा, जी मैं इनको सिर्फ शरीफ आदमी समझता था। अब आपने मोहर लगा दी तो इनको मैं मजीद नदीम भाई, और नदीम जिलानी भाई देख रहे हैं, कह रहे हैं गुड टू सी माय फ्रेंड वजीउद्दीन ऑन योर प्रोग्राम। अच्छा साहब, दूसरा वक्त हमारा हुआ चाहता है, दो एक सवालात और हो जाएं जो आपने बड़ी यार और ईमानदारी से जी अलीगढ़ और पार्टीशन पैंग, उसका जी वर्ड एक बड़ा अच्छा आपने यूज किया है कि हॉलोकॉस्ट जी को रकम किया है। तारीख की भूल भुलैयों में भटकने के बजाय आपने बहुत ही अच्छा उसका तज्जिया भी किया। ये बताएं कि आज के डिजिटल स्पेस में हमारा जो यूथ है, जी वो इस सानेहा को किस नजर से देखता है? क्या उसके बारे में हमारे नौजवान या नए अली जो हैं, वो भी जी नहीं संजीदा है जितना हम और आप थे या हैं? जी जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आप जानते हैं, इस बात से इत्तेफाक करेंगे जावर भाई, कि जो भी अलीग होता है वो नॉस्टैल्जिक हो जाता है जब अलीगढ़ की बात करता है। जी खासकर जी हमारे आपके जमाने का जो होता है, वो जी नॉस्टैल्जिया में चला जाता है, लाख कोशिश करे। और हर कोई जो निकलता है वो अपने एज को, अपने हद को अभी के हद से अच्छा समझता है। कि हमारा, आप बिल्कुल 70s में थे तो आपका एज बहुत अच्छा था, हम 80s में थे तो हमारा अच्छा था। तो और जहां तक आपने पार्टीशन पैंच की बात की, तो अगर हम अलीगढ़ के ताल्लुक से कुछ किताब लिख रहे हैं, तो हम उसको कैसे ओवरलुक कर सकते हैं, स्किप कैसे कर सकते हैं। और ये अगर किसी ने कोशिश की या करता है कि साहब अलीगढ़ का रोल जो है उस जमाने में जो जो, जो धारा चल रहा था,
नेशनलिस्ट का अलग, मुस्लिम लीगों का अलग, उससे हम जो है नजर फेर लें तो मैं समझता हूँ कि तारीख के साथ और आप स्कॉलरशिप के साथ ईमानदारी नहीं कर रहे। जो है कई लोगों ने कहा कि बहुत बेबाकी से आपने, बहुत सारे लोग जो है वो किनारा कश होने की कोशिश करते हैं, लिपापोती का काम करते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं था, ये हुआ वो हुआ, जिन्ना कभी कभार आए, नहीं ऐसा नहीं है, जिन्ना मल्टीपल टाइम्स आए। और उसके रीजन से क्यों आए वहां, जाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि साहब यहाँ से तो मुझे जो है वो कुव्वत मिलती है, उनको मिली। और उसकी वजह एक ये भी थी, जो बहुत सारे लोग इत्तेफाक करेंगे, कि उस जमाने में अलीगढ़ में जो टीचर्स और स्टूडेंट थे, एक अच्छी खासी तादाद जो है वो उन हिस्सों से थी, उन इलाकों से थी जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो जाहिर सी बात है उनको जो ख्वाब दिखाया गया, या सर जियाउद्दीन जो है 1945 तक ये ख्वाब देखते रहे, वो भी प्रो लीगी थे कि साहब चलो बन जाएगा। और फिर बाद में एक ऐसा ये बेवकूफी का एक कहा जाए स्टूपिड थॉट हुआ कि कॉरिडोर होगा जो अलीगढ़ तक आएगा। यानी ये सोचने वाली बात है, अकल से दूर की बात है कि साहब पाकिस्तान कहाँ, और कहाँ लाहौर, कहाँ इस्लामाबाद, और कहाँ ढाका, और बीच में एक कॉरिडोर चलेगा जो अलीगढ़ का। ये तो बेहद बेवकूफी की बात है। ये किसी ने यकीन भी किया होगा तो कैसे यकीन किया कि वो रहेगा, इसका हिस्सा रहेगा। तो वो सब जब चीज हुई, तो आज के जनरेशन, जो आपका सवाल है, तो आज के जनरेशन को भले वो रिलेट नहीं करते हो, लेकिन जानना चाहिए, उनको समझना पड़ेगा कि इस कश्मकश के दौर से गुजरा है। एक आग का दरिया था जो अलीगढ़ उसको उसको सफर करके, उसको क्रॉस करके निकला है। इतना आसान नहीं था। ये जो मिली आजादी के साथ साथ जो अलीगढ़ भी बच पाया है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हैं, वरना वो तबाह हो गई, हो चुका था, तबाही के दहाने पे आ चुका था। अलीगढ़ को खत्म करने की साजिशें रची जा चुकी थी, ये तैयारी हो चुकी थी कि इसको किसी यूपी के किसी यूनिवर्सिटी से जम कर दिया जाए, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं रही यहाँ बनाने की। लेकिन सच बात यह है कि नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, इन लोगों ने तदब्बुर से काम लिया। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, भले डॉक्टर जाकिर हुसैन 1920 में रेबेल होकर के वहां से निकल गए और जामिया मिल्लिया काम किया, और फिर जर्मनी गए। जर्मनी के लौटने के बाद 27 साल उन्होंने अपना खून दिया जामिया मिल्लिया को सींचने में, जाकिर साहब। लेकिन जाकिर साहब जैसे पढ़े लिखे और एजुकेशनिस्ट और तदब्बर वाले विजनरी आदमी को जो है वहां लाया गया। और वो क्रूशियल पेज जो फेज था हमारा अलीगढ़ का 48-49 का जमाना, वहां वाइस चांसलर बनाया गया। जाकिर साहब ने एक नई उम्मीद दी अलीगढ़ को, चूंकि उस वक्त तक कुछ लोग ऐसे थे जो इस इंतजार में थे कि चलो साहब नहीं हो तो अब चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, यानी 50s तक। अब बहुत सारी कहानियां ऐसी है, लोग गए हैं, लेकिन उन्होंने एक तक नई नहीं उम्मीद। साहब, कता कलामी, सुकूत ढाका तक। हाँ, सकुत ढाका तक, यस। लोग उम्मीद में थे ना, तो उन्होंने एक उम्मीद दिया कि नहीं अब यही सब कुछ है। और मौलाना आजाद को वापस लाया, जो मौलाना आजाद जिनके साथ जो कुछ हुआ है वो सब है उसमें, वो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मौलाना आजाद ने भी कोई दिल में रखा नहीं। उन्होंने वो अपने अखबार में जरूर लिखा होगा ससीद के खिलाफ और या अलीगढ़ के खिलाफ लिखा था, लेकिन आजादी के बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कोई बदला लेने की नीयत से कोई ऐसा काम नहीं किया जो अलीगढ़ को नुकसान पहुंचाता, बल्कि उन्होंने जाकिर साहब जैसे लोग को लाए और उन्होंने एक स्टेबिलिटी दी। और ये एक नई उम्मीद जगी कि नहीं साहब, यूनिवर्सिटी फिर से वो जो है पनप सकती है, अपने पांव पे खड़ी हो सकती है। वहां फंड्स दिए गए, वहां नए नए डिपार्टमेंट्स खोले गए, टीचर्स को लाया गया, अलग अलग जगहों से अच्छे टीचर्स को वहां लाया गया। लड़के आए बहुत सारे जो चले गए थे पढ़ने के लिए बाहर, उनको लाया गया। जाकिर साहब के जमाने में आए, उन्होंने पढ़ाया, वहां बने टीचर, प्रोफेसर बने। तो मैं समझता हूँ कि इन बातों का जानना आज की जनरेशन को, अलीग को भी, नॉन अलीग को भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने वो चैप्टर कायम किया और ये बताना चाहा कि आप ये देखिए, इतनी आसानी से सब कुछ नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत कुछ जो है वो बर्दाश्त भी किया गया। साहब ये हम आगे बढ़ेंगे, इनके दो कमेंट्स ले रहे हैं। असद फैसल फारूकी भाई फरमा रहे हैं कि मदरसे के बच्चों को ब्रिज कोर्स के बाद सिर्फ दीनियात, आर्ट्स और सोशल साइंस के चंद सब्जेक्ट में एडमिशन की इजाजत है, यानी वो जनरल किसी भी उसमें नहीं जा सकते। और जुबैर शादाब भाई कह रहे हैं कि मामला सिर्फ ब्रिज कोर्स का नहीं, जबान के तमाम शोबों के अलावा सोशल साइंसेज में भी खासी तादाद है, बहरहाल इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा साहब, इखलाक आहन भाई JNU से देख रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर इखलाक आहन, और कह रहे हैं कि बहुत उम्दा गुफ्तगू,
हुसैन, सैयद हुसैन अफसर भाई हमारे करम फरमा दोस्त हैं, अलीगढ़ से आपको आदाब कह रहे हैं, अलीगढ़ से लखनऊ से आदाब कह रहे हैं। और अब्दुल मोइज शम्स भाई देख कह रहे हैं कि वजी साहब ने राशिद शाज के टक्कर की किताब लिखी है, मगर कई अहम मौजू को नजरअंदाज भी किया है। अच्छा साहब, एक बात ये है, मैं आपके रिक्वेस्ट आपसे करूं वजी भाई, प्रोग्राम्स के बाद इसमें बहुत सारे सवाल हो सकते हैं मुझसे छूट भी गए हों, क्योंकि मैं आधा आपकी तरफ लगा हुआ हूँ, आधा इधर। इसके बाद आप पर्सनली जरा सा देख लीजिएगा और जो जो जी सवालात हैं उसको जी जवाब जी भी जी दे जी जी दीजिएगा। जी जी, कोशिश कोशिश अगर करूंगा आप मैं। जी जी। अगर आप नहीं देंगे तो ये लोग फिर हमारे प्रोग्राम में नहीं आएंगे, तो इसलिए नहीं 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 नहीं, मैं जरूरी चाहूंगा कि और लोग आए आपके प्रोग्राम में। आपके समझे प्रोग्राम बहुत साहब। मोहब्बत से देखते लोग। जी और सैयद आसिम रऊफ भाई कह रहे हैं अच्छी गुफ्तगू हो रही है, आप दोनों हजरात का तहे दिल से शुक्रिया। गुलरू खान साहिबा फरमा रही वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। अच्छा भाई, यूनिवर्सिटी में किसी जी भी मजहबी या सियासी जमात का अमल दखल जो है, बल्कि मुझे जब अमल दखल की बात जहाँ जुमला वर्ड आता है तो मुझे यूसुफी साहब याद आ जाते हैं, बकौल जी उनके हमल दखल। समझे, हमल तो ये हमल दखल जो है, ये काबिल कबूल होना चाहिए या नहीं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि किसी यूनिवर्सिटी को आप इन चीजों से तो पूरी तरह से पाक नहीं रख सकते, क्योंकि जो कुछ समाज में होता है जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट्स हैं, और वो तहरीकें तो चलती हैं दुनिया भर की। हर यूनिवर्सिटीज में जो है वो तहरीकें चली हैं, और उनसे बहुत सारे अच्छे भी काम रिजल्ट आए, बुरे भी आए। लेकिन अलीगढ़ के मामले में मैं फिर ये कहता हूँ दोबारा कि किसी मखसूस नजरिए फिक्र को फरोग दे करके, चाहे वो खासी मजहबी क्यों नहीं हो, अगर आप इसको इतना ज्यादा फरोग दे दिया कि वो मुसल्लत हो गया, एक तरह से वो डोमिनेंट करने लगे, वही नैरेटिव डोमिनेंट अगर करने लगे, तो वो नुकसानदेह होगा। क्योंकि ये काम यूनिवर्सिटी का नहीं है। हाँ, आप जो है जिसको इबादत करनी है आप कीजिए, कोई मना नहीं करता है, आप अपनी बातें रखिए। हर किसी को मैं तो ये कहूंगा कि जो एथिस्ट है उनको भी अपनी बात कहने का हक है, लिबरल है उनको भी कहने का हक है, प्रोग्रेसिव उनको भी कहने का हक है, इस्लामिस्ट उनको भी कहने का हक है। लेकिन कोई एक मखसूस नजरिया इतना गालिब हो जाए कि वो नैरेटिव बन जाए, और फिर दूसरे नजरिए फिक्र को दबाने लगे या उसकी बात नहीं हो, तो मैं समझता हूँ कि वो हेल्दी डिस्कशन नहीं हो सकता, फिर वो डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं रहेगा, और वो तलबा के लिए नुकसानदेह होगा, उसकी नशोनुमा के लिए नुकसानदेह होगा, और आगे चल के फिर यूनिवर्सिटी के नुकसानदेह होगा। इसलिए कोई मजहबी लिबादा ना उसको बनाया जाए, दिया जाए इसके ऊपर कि साहब यहाँ तो बस यही लोग हैं जो इनकी चलती है, और यही लोग स्टूडेंट यूनियन में भी आएंगे, यही लोग इंजीनियरिंग फैकल्टी में भी आएंगे। और फिर देखिए वैसा ही होगा कि जब ये आप जानते हैं कि जब अपॉइंटमेंट्स होंगे तो फिर उसी नजरिए फिर के लोग आएंगे। जब अगर डोमिनेट करने लगेगा कोई एक नैरेटिव, अगर डोमिनेट करने लगे तो टीचर्स भी बढ़ेंगे, उसी को प्रमोट करेंगे। फिर उनका साथ ये होगा कि वो डिस्क्रिमिनेशन होगा। जाहिर सी बात है, इंसान है, सोचेगा कि हमारी फिक्र का ये लड़का है, चलो इसी को आगे प्रमोट करते हैं, इसी को रिसर्च स्कॉलर बनाते हैं, इसी को टीचर्स बनाते हैं। तो जो दूसरा लड़का उसके मुखालिफ है वो कहाँ जाएगा? मसला ये पैदा होता है। इसके बहुत दूरदर्श नताज होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ जैसे इदारे में कोई ऐसी फिक्र को ज्यादा स्पेस इस अंदाज में नहीं दिया जाए कि वो डोमिनेंट हो जाए और फिर उसी के पीछे सब लोग लग जाए। ये मैं समझता हूँ कि वो काम नहीं होना चाहिए। मगर साहब आप भूल रहे हैं कि 50s की दहाई में तरक्की पसंद तहरीक और लेफ्टिस्ट मूवमेंट जो थी, लेफ्ट का बड़ा जोर था अलीगढ़ में, बहुत और उसने बेशुमार उर्दू के कदावर शायर और अदीब पैदा किए। जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल? वो भी वो तो तो एक बेहतर था ना, तो वो बेहतर था ना। आज अली सरदार जाफरी क्यों नहीं पैदा हो रहा है? आप बताइए। एक साहब जो है, जब जब डिस्कशन हम कर रहे हैं कि उर्दू के ताल्लुक से आपने बात की, तो अब बताइए, अगर मदरसा में उर्दू सिर्फ बच गई है, अगर उर्दू का गहवारा सिर्फ मदरसा रह गई और मदारिस इस्लामिया में उर्दू रह गई, तो क्या आप तवक्को करते हैं कि वहां से कोई अली सरदार जाफरी पैदा होगा, मजाज पैदा होगा? वो तो अलीगढ़ में ही पैदा हो सकता था ना। तो इसलिए वहां लिबरल भी, लेफ्टिस्ट भी, इस्लामिस्ट भी, सब लोग रहें और सबको बराबर स्पेस मिले। ये अफसोसनाक पहलू भी है कि लिबरल जो है, जो तबका था अलीगढ़ का, वो दबता दबता चला गया और लगभग आज हाशिए पे चला गया।
और वो बातें आ नहीं रही है, वो प्रोग्रेसिव थॉट जब नहीं आएंगी तो वो असरअंदाज होगा, फिर यूनिवर्सिटी भी अंदर असरअंदाज होगा। इसलिए इसलिए ऐसे आइडियाज को बढ़ाइए आप। जी अब्दुल मोइज शम्स भाई फरमा रहे हैं कि एक तवील जमूद को तोड़ने की कोशिश की है आपने, मगर इसे कुछ और रिसर्च के बाद कलम उठाना चाहिए था। अच्छा, इस हवाले से मैं एक मुझे ये लगा कि बहुत अच्छी किताब है। इसमें मगर सर सैयद के रफ़क़ा जो थे, जिन लोगों ने काम किया, जो उनके खिलाफ भी थे, जो उनके साथ थे, उनके बारे में थोड़ी सी और तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये पहला इनिंग मैंने बैटिंग की शुरू की है। इस किताब को की दोबारा यानी सेकंड एडिशन जरूर आना चाहिए। और आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, और उसमें और थोड़ी सी यानी नहीं, इसको आपका दोस्त। मशवरा बहुत हाँ सही है कि कुछ और हाँ लोगों के बारे में जो है, हाँ, उनके रफ्का जो है, और जो जो कुछ पॉइंट्स रफ्तार जो रह थे। गए मैं उसमें लिख रहा हूँ, तो उसमें जो हाँ, है रिवाइज एडिशन में थोड़ा सा और एडिशन करके जो एडिशन, हाँ। ऐड करके उनके बारे में थोड़ा सा और रखना चाहिए, ये मैं भी महसूस करता हूँ। अब जाहिर की बात है, एक किताब में सब कुछ तो उस हाँ, वक्त नहीं पहली डाल किताब में सकते। मुमकिन हाँ नहीं है, मगर हाशिए में नीचे जरूर लिख दीजिएगा कि ये हमारे दोस्त जावेद दानिश ने कहा था। नहीं, जरूर एक्नॉलेज करेंगे, आपको एक्नॉलेज करेंगे हाँ, इंशाल्लाह, आपको नहीं, एक्नॉलेज करेंगे आपको। अच्छा साहब, अभी भी दोस्त हजरात जो हैं वो लगे हुए हैं और कमेंट्स पे कमेंट्स चली आ रही है। दोस्तों, मेरे ख्याल में वक्त काफी हो गया, और ये हम तमाम दोस्तों को, तमाम नाजरीन को मैं ये बता दूं कि ये किताब बहुत ही कारआमद है, और इसकी दूसरी, इससे पहले कि ये मार्केट से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, टोकन के तौर पे इसे ख़रीदना ज़रूरी है। और हर अलीगढ़ वाला नहीं, कौम और मिल्लत के सब लोगों के लिए ज़रूरी। इसमें हिस्ट्री के बड़े इम्पॉर्टेंट नोट्स मौजूद हैं जिसका पढ़ना ज़रूरी है, खुसूसन आज का जो हमारा जवान, सिर्फ अलीगेरियन नहीं, सबों के लिए ज़रूरी है। उर्दू वाले किताब कम कम खरीदते हैं, जी मगर ये भी मजे की बात है कि उर्दू मौजू की किताब अगर इंग्लिश में हो तो बड़े शौक से पढ़ते हैं, और कम से कम ड्राइंग रूम में लगाते हैं। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी किताबें खरीदी जानी चाहिए। मेरे इंशाल्लाह, साहब, ये इंग्लिश में है, तो इंशाल्लाह। दोस्त हजरात इसे हासिल करें और अपने मुफीद मशवरों से भी नवाजें कि सेकंड एडिशन में हाशिए में आपके नाम के साथ उसको शामिल किया जाएगा। अभी अभी वादा किया है हमारे भाई ने। इसकी लिंक कमेंट में लगाई जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा वजी भाई को भी कि इसकी लिंक जो है वो कमेंट्स में जी लगा दें, कि लोग जो हैं वो देख रहे हैं, वो उसे जी अगर लेना चाहें तो वो इसको हासिल भी कर सकते हैं। तो किबला वो बाद में लगाइएगा। मोहम्मद हसन साहब कह रहे हैं, इट्स गुड टू सी यू जावेद भाई आफ्टर 5 years. I saw your program of storytelling in Patna last time and we met there. मोहम्मद हसन साहब भाई पटना से आप देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे करम फरमा हैं, और पटना में इन्होंने दास्तान गोई का प्रोग्राम देखा था। तो किबला जब तक दोबारा नहीं बुलाएंगे मैं कैसे याद रखूं आपको, तो इसलिए जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जरा नवाजी का। अच्छा साहब, मोहम्मद वजीउद्दीन भाई, अगर कोई अहम बात रह गई हो और आप बताना चाहें तो बिला तकल्लुफ बता सकते हैं, कि हमारे लंच का वक्त हुआ चाहता है, तो इसलिए बता आपका लंच का, मेरे डिनर का, मेरा सकते डिनर जो है इंतजार कर रहा है। हैं। तो बिल्कुल। नहीं, बहुत सारी बात थी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि जो बहुत सारी बात जो कुछ आपको पूछना चाहिए, सब आपने पूछ लिया। सिर्फ ये है कि अ, इस किताब को जो जो मैं महसूस करता हूँ, एक चीज की खलिश वो रहेगी कि मेरे अब्बा हुजूर जिंदा नहीं है। अगर वो आज होते तो मैं सोचू, चूंकि मैंने उनको डेडिकेट जरूर किया है इस किताब को, अब जाहिर सी बात है वो चले गए, हर किसी को देख लो जाना है, लेकिन ये है कि वो अगर होते तो उनके अंदर जो वो बात थी कि जब मैं, जैसा शुरू में मैंने कहा कि जब अलीगढ़ से मैं नामुराद लौट आया था, तो बड़े निगेटिव थॉट्स हो गए थे अलीगढ़ के ताल्लुक से मेरे अब्बा के दिलो दिमाग में। इतना ज्यादा शौक लगा था उनको, तो वो मेरे भैया से बार बार कहा करते थे कि तुम बेकार इसको ले गए, भले पटना में रहता, पटना साइंस कॉलेज में डॉक्टर तो बन गया होता। तो आज अगर वो हयात से होते तो मैं समझता हूँ कि ये किताब में उनको प्रेजेंट करता, और मैं ये कहता कि देखिए अब्बा, आपने जो कहा था कि जिस अलीगढ़ के ताल्लुक से आपके नेगेटिव थॉट्स आ गए थे, मेरे
जो अच्छे कारनामे वहां नहीं हुए उसकी बदौलत, लेकिन आज जो कुछ मैंने किया है तो ये देखिए कि लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं। अब तो आप खुश होंगे, तो मेरे ख्याल से वो जरूर खुश होते। ये किताब अगर देखते, अंग्रेजी के टीचर थे और बड़े शौक से पढ़ते मेरे वालिद की किताब को, तो मुझे इस बात का खलश है, लेकिन अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जहाँ भी आप लोग भी दुआ कीजिएगा आमीन। उनके लिए। हाँ, और जाहिर सी बात है कि हर कोई वालिद जो है अपने बच्चों के लिए बेहतर ही सोचता है, तो उन्होंने कोई गलत इस तरीके से मेरे बारे में नहीं सोचा और बेहतर ही सोचा। तो लेकिन वो अगर होते तो ज्यादा अच्छा था। और उसके अलावा यह है कि एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि इस किताब को, जैसा कि आपने कहा लोगों से, कि भले आप इत्तेफाक न कीजिए, ये किताब इसलिए नहीं लिखी गई है कि हर कोई वही सोचे जो मैं सोच रहा हूँ। ये वाह, डेमोक्रेटिक तरीका नहीं होता है। आप जो है इससे इत्तेफाक न रखें, लेकिन पढ़े जरूर। और जो बात मैंने, जो आर्गुमेंट मैंने की है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे बड़ी खुशी होगी जावेद साहब कि कल कोई इससे अच्छी बेहतर किताब लिखे, बिल्कुल। जिन मौजूदात को मैंने छेड़ा है उससे कोई बेहतर लिख दे, इस किताब को लिख के कोई दूसरी किताब लिख के, और आप ही के शो पे आए और हम उसकी पजीराई करें कि चलिए वाह, साहब इन्होंने बेहतर किताब लिखी और इन्होंने ये आर्गुमेंट दिया, काउंटर आर्गुमेंट दिया इन्होंने, तो वो वाह। ज्यादा बेहतर होगा। तो ये कि इसको जो है ज्यादा ज्यादा पढ़ें लोग, इस पर डिस्कशन हो। और हमारे माहौल में, हमारे माशरे में, जैसा कि आपने कहा कि पढ़ने का माहौल, एक्सेलेंस का माहौल हम पैदा जरूर करें अपने बच्चों के अंदर। खुदारा, ये इस मोबाइल की बला से, मोबाइल बहुत कारआमद भी है लेकिन ये बला भी बन चुकी है हमारे अंदर, हमारे घरों के अंदर इस तरह से घुस चुका है कि वो बिल्कुल माहौल को जो है प्रागंदा कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये पढ़ा जाए इसको, और वो बच्चों को जो है पढ़ने का शौक पैदा किया जाए उसके अंदर, तो बहुत बेहतर रहेगा। यही, इन्हीं बातों के साथ मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा शो रखा, लोगों ने पसंद किया, और मेरी किताब की भी इसमें प्रमोशन हुई माशाल्लाह। आपने जो है बहुत अच्छा नहीं, प्लेटफॉर्म उसका, दिया, दुनिया हाँ, उसका दुनिया भर से लिंक आप लोग। लगा दें उसमें। जी हाँ। और जहाँ जी, तक खलिश की बात है, अब्बा हुजूर से जब आपकी मुलाकात जन्नत की किसी नुक्कड़ पे होगी, इंशाअल्लाह तो इसकी ये पीडीएफ आप किताब ले प्रेजेंट, ये किताब प्रेजेंट कर दूंगा। प्रेजेंट वो कीजिएगा उनको, उनको वो बताइएगा कि साहब सर देखिए सैयद का मुझे। वाकया है ना, जाते जाते आपको पता है सर सैयद का वाकया है ना, कि खुदा जब पूछेगा कि दुनिया से क्या लाए, तो कहूंगा कि हाली से जो मुसद्दस से हाली लिखवा के लाया। बिल्कुल। तो अब बहादुर पूछे तो मैं कहूंगा ये किताब में लिख के लाया। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इंशाल्लाह। दोस्त सैयद आसिम रऊफ भाई बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, और जी आपके लिए है ये, कि खलिश के बजाय अब्बा मरहूम की जगह उनके किसी दोस्त को ये किताब पेश करें आप, अच्छा उनके किसी ठीक है करीबी इंशाल्लाह। दोस्त को गिफ्ट करें कि साहब, वालिद साहब तो नहीं रहे, मगर जी उनकी जगह मैं आपको ये किताब पेश कर रहा हूँ। जी जी तो जी जरूर ये करेंगे, जरूर बहुत करेंगे। उनके बहुत कई बहुत दोस्त हैं, अच्छा है। माके हैं। हाँ, जी जी, जो, कई दोस्त हयात से हैं, मैं जरूर करूंगा, पेश करूंगा। जी हाँ, जी। इस तरह चलिए से करें। वाकई, क्योंकि इस तरह से उनको भी खुशी होगी कि, और दोस्त साहब को भी खुशी होगी कि आपने उन्हें याद रखा। जी मेरे साथ भी ये सान्या हुआ है कि हमारी 15 किताबें हैं, मगर मेरे वालिद ने एक भी नहीं देखी। ओहो। और जी हाँ, और पहली किताब, कई किताबें उनके नाम हमने डेडिकेट की हैं, मगर कलम का जो सफ़र है, कलम, हमारे वालिद खुद राइटर थे, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया, और अलीगढ़ भी उन्होंने ही भेजा था। और मज़े की बात ये भी है कि मैं साइंस में मेरा नाम था, मगर जब हमने स्कूल वालों से कहा, सेंट एंथनीज स्कूल कोलकाता में, कि साहब मैं टॉपर था स्कूल का, तो उन्होंने कहा कि साइंस में आप, तो हमने कहा कि नहीं, मैं तो साइंस का आदमी नहीं हूँ, मैं तो राइटर हूँ, ड्रामा और ये वो। तो उनको बड़ी हैरत हुई, वालिद को बुला लिया कि ये लड़का पागल है, देखिए ये क्या कह रहा है, साइंस में लोग जान लगाते हैं दाखिल होने के लिए, इसका नाम है तो ये नहीं जाना चाह रहा है। तो वालिद ने कहा कि नहीं, साइंस और आर्ट से कुछ लेना नहीं, ये जहाँ एक्सेल करे वहां जाए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जहाँ भी हैं हमारे वालिदैन, और उनकी, उन्हें उनके दर्जात बुलंद करे अल्लाह ताला। आमीन और आमीन आमीन। सब दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर हफ्ता शंबा की शब आप मेरी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, और अपनी दोस्ती और मोहब्बत का भरम रखते हैं। अपने अहबाब और अजीज़ों को भी आवारगी पे माइल किया करें, राग़िब किया करें। और दामे दरमे सुखने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करवा लिया करें, क्योंकि दिल से दिल को राह, और चराग से चराग जले तो तादेर रोशनी रहती है। अगले हफ्ते हमारी मायनाज मेहमान होंगी क्लासिकल सिंगर मोहतरमा अनानिया गौर साहिबा,
सरशारी के लिए जरूर शिरकत करें। और दोस्तों, अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। पुष्पा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड साहब। मैं भी लीव करता हूँ। एक सेकंड जी। यूनिवर्सिटी तराना चला रही है। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ।